तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यार से बैच यकीन नीट 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में। कंप्लीट डिस्कशन हम लोग प्रोटिस्टा की एकदम एंड टू एज खत्म कर रहे होंगे। ऑलरेडी हम लोग क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड एंड स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ चुके हैं। सिर्फ हमें प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है एंड देन आफ्टर हम लोग प्रोसीड कर रहे होंगे टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम फंजाई। तो अगर आप सभी लोगों को अभी तक की चारों कैटेगरीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा अच्छे तरीके से समझ में आ गई थी तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दो ना इन द चैट सेक्शन, जिससे आपकी एनर्जी का झोंका मुझ तक पहुंच सके एंड उस एनर्जी को इस्तेमाल करके मैं बना सकूं इस सेशन को एक तोड़ू फोड़ू पावर पैक्ड सेशन। कैसी है जनता, कैसा है जारवी समाज, एक बार फटाफट बता दीजिए, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें एंड बहुत ताबड़तोड़ पढ़ाई कर सकें प्रोटोजोआ की। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम, सुस्वागतम सभी भाइयों बहनों का स्वागत है विपू भैया की क्लास में। क्या हालचाल सभी के? गुड आफ्टरनून, वेलकम 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 वेलकम। आ जाओ सभी लोग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हम लोगों ने कल क्या बातें की थी ये मैं आपको हल्की फुल्की सी बता देता हूं। कल हम लोगों ने डिस्कशन की थी अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा में आपको अच्छे तरीके से पता है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं। हमें पता है कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये एक लिंक बनाती है बाकी सारी किंगडम्स के बीच में, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हर किंगडम के साथ देखने को मिल जाएगी। जैसे मोनेरा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो सिमिलैरिटी मिल गई। जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर है ये यूकैरियोटिक है, फंगस, प्लांट और एनिमल के जो मेंबर है ये भी यूकैरियोटिक है, बाकियों से भी सिमिलैरिटी मिल गई। तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये एक ब्रिज का काम करती है बिटवीन ऑल अदर किंगडम्स। बाकी किंगडम से कोई ना कोई सिमिलैरिटी तो इसमें मिलेगी ही मिलेगी। देन हम लोगों ने देखा था कि ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। यानी मेरे लिए क्लेमाइडोमोनास, अगर मैं एक बॉटनिस्ट हूं तो एक प्लांट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एक प्रोटिस्ट साइंटिस्ट हूं तो मेरे लिए क्लेमाइडोमोनास क्या हो जाएगा? एक प्रोटिस्टा हो जाएगा। इसीलिए क्लेमाइडोमोनास आप देखेंगे हम किंगडम प्रोटिस्टा में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग ग्रीन एल्गी में भी उसका जिक्र कर रहे होंगे, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट क्लेमाइडोमोनास को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं। यही बातें हमने करी थी। देन आफ्टर हमने जाना था कि प्रोटिस्टा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, दैट इज वाया बाइनरी फिजन, क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं तो फिजन कर सकते हैं। एंड मेरे दोस्त सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से बहुत ही लोअर लेवल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। फिर हमने किंगडम प्रोटिस्टा को 5 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दिया। क्राइजोफाइट, आपका डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोवन, जिसे हम कह रहे थे CDESP। क्राइजोफाइट की डिस्कशन हो गई है, जो कि मेजरली प्लांट लाइक थे, खाना बना पा रहे थे अपना, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट थी, सिलिका की डिपोजिशन थी सेल वॉल के ऊपर। उसके बाद डायनोफ्लैजेलेट था, अलग अलग कलर का था। गोनियोलेक्स के बारे में पढ़ा, बताया यहां पर आपके 2 फ्लैजेला हैं, एक लॉन्गिट्यूडिनल एक ट्रांसवर्स, और सेल्यूलोजिक स्टिफ प्लेट्स पाई जा रही हैं। यूग्लिनॉइड्स मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दिखा रहे हैं, सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन आपका पेलिकल नाम की लेयर पाई जा रही है जो उसे फ्लेक्सिबल बना रही है। 2 फ्लैजेला हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, जो सेम पॉइंट से अराइज हो रहे हैं। उसके बाद स्लाइम मोल्ड की बात की, जो कि सेप्रोफिटिक है, यानी आपका नाम में मोल्ड है, यानी फंगस जैसा बिहेवियर शो करते हैं। तो इनमें सेल वॉल नहीं होती, लेकिन मेरे भाई स्पोर वॉल जरूर होती है एंड ये खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, यानी सेप्रोफिटिक बिहेवियर शो कर रहे थे। और प्रोटोजोआ के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। करेक्ट है? करेक्ट है गुरुजी। तो हेडिंग डलवा दो ना गुरुजी, फटाफट हेडिंग डाल लीजिए। कुछ बातें हैं जो आपको पहले से पता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य है कि मैं एकदम बेसिक लेवल से चीजों को उठाऊं। तो क्या हम एकदम प्रोटोजोआ के नाम से ही चीजों की शुरुआत कर देंगे? एकदम कर देंगे गुरुजी। प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी बहुत ही पुराने, बहुत ही लोअर लेवल के। जोआ यानी एनिमल्स। तो आप खुद बताइए, प्रोटोजोआ क्या आपके प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स कहलाए? क्या ये बात हम कल भी लिख चुके थे? लिख चुके थे गुरुजी। तो आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना तो मत लिखिए। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स इनको कहा जाएगा, कहा जाएगा। और अगर इन्हें हम एनिमल का संबंधी कह रहे हैं तो क्या इनके फीचर भी एनिमल लाइक होंगे? बिल्कुल एनिमल लाइक होंगे। क्या एनिमल में सेल वॉल होती है? नहीं होती गुरुजी। तो क्या यहां भी सेल वॉल एब्सेंट होगी? एकदम होगी गुरुजी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या एनिमल्स खुद का खाना बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो क्या यहां भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा? एकदम होगा गुरुजी। तो क्या ये भी गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो कर सकते हैं? कर सकते हैं गुरुजी। यानी सेप्रोफिटिक हो सकते हैं? हो सकते हैं गुरुजी। या क्या ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में बीमारी कॉज कर सकते हैं?
पैरासिटिक हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं गुरुजी। तो क्या मेरे दोस्त एनिमल जैसा बिहेवियर ये शो करते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं सर, इस बात में हमें कोई टेंशन परेशानी दिक्कत दंगा पंगा नहीं है। ये बातें तो हमारे लिए बहुत ही तुच्छ लेवल की हैं, ये तो हम बचपन में ही बता दिया करते थे गुरुजी, जब हम 5वीं क्लास में थे तभी बता दिया करते थे। इन बातों में हमें कोई टेंशन है ही नहीं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो कि हमें आज पढ़नी है, वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, हर प्रोटोजोआ के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स से ही आपको पता लग जाना चाहिए कि किस प्रोटोजोआ के बारे में चर्चा हो रही है, बात हो रही है। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोजोअन, डिपेंडिंग अपॉन ये कैसे मूव कर सकते हैं या मूव कर भी सकते हैं या नहीं। सबसे पहले जो प्रोटोजोअन है इनका नाम है सिलिएटेड प्रोटोजोअन। दूसरे जो प्रोटोजोअन है इनका नाम है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोअन। तीसरे जो प्रोटोजोअन है इनका नाम है अमीबॉइड प्रोटोजोअन। एंड चौथे जो प्रोटोजोअन है इनका नाम है स्पोरोजोअन। स्पोरोजोअन, क्या इनके नाम से ही इनके बारे में सब कुछ पता लग रहा है? अगर आप एनसीईआरटी के सीक्वेंस में चलना चाहें तो भी चल सकते हैं, वहां अमीबॉइड को पहले दिया हुआ है, तो चाहो तो अमीबॉइड पहले लिख लो, ऊपर नीचे भी लिखोगे तो भी कोई पंगा नहीं है, क्योंकि मैं टेबल बनवाऊंगा अभी आपको। ये तो मैं सिर्फ नाम लिख के बता रहा हूं यहां पे कि 4 कौन कौन सी आपकी यहां पर कैटेगरीज है। क्या यहां तक सभी को पता है कि हमने क्या किया? हमने कहा कि प्रोटोजोआ की 4 कैटेगरीज हो सकती हैं। नाम है अमीबॉइड प्रोटोजोवन। अमीबॉइड प्रोटोजोवन, तो क्या ये अमीबा इसका एग्जाम्पल होगा? हमने कहा था मेरे शेर कि आपका क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला ये पहले प्लांट थे, 2 किंगडम सिस्टम के हिसाब से। हाँ गुरुजी, प्लांट थे क्योंकि इनमें सेल वॉल थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने कहा था अमीबा, पैरामीशियम, ये पहले एनिमल थे, बिल्कुल एनिमल थे 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं थी। इनमें सेल वॉल थी तो कैरोलस लीनियस ने क्लोरेला क्लैमाइडोमोनास को प्लांट में रखा। जिन भी चीजों में सेल वॉल थी वो प्लांट थे कैरोलस लीनियस के हिसाब से, बिल्कुल थे। इनमें सेल वॉल नहीं थी तो क्या इन्हें एनिमल में रखा? एनिमल में रखा। आर.एच. विटेकर साहब जब आए तो ये चारों के चारों, इन चारों की किंगडम सेम हो गई, किंगडम प्रोटिस्टा हो गई, एकदम हो गई गुरुजी। क्यों? क्योंकि ये चारों ही यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, एक एक सेल के बने हुए हैं। क्या ये चारों के चारों किंगडम प्रोटिस्टा में आ गए थे? हाँ गुरुजी, आ गए थे। तो अब आपका ये जो अमीबा पैरामीशियम है ये आपको देखने को मिलेगा, बढ़िया तरीके से प्यार से देखने को मिलेगा। तो अमीबा यही होता है किंगडम प्रोटिस्टा में। कौन सी कैटेगरी में होगा? अमीबॉइड प्रोटोजोवन में होगा। जब नाम ही है अमीबॉइड तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। तो ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोवन है ये कैसे मूव करेंगे गुरुजी? ये कैसे मूव करेंगे? आराम से देखिए, अमीबा जो है इर्रेगुलर शेप का होता है क्योंकि उसके ऊपर कोई सेल वॉल तो है नहीं, इर्रेगुलर शेप का होता है। तो ये आपका अपनी शेप को चेंज करके ऐसे ऐसे मूव करता रहता है, यानी ये सूडोपोडिया बनाता है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, पॉड का मतलब होता है फीट। ऐसा लगता है कि ये इसके पैर हैं, ऐसे ऐसे फॉल्स फीट बना के ऐसे रेंग रेंग के अपनी शेप चेंज करके घिसट घिसट के चल रहा होता है। तो ये क्या बनाता है? सूडोपोडिया बनाता है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोवन की खास पहचान कैसी है? खास पहचान कैसी है? इट मूव बाय मेकिंग सूडोपोडिया, इट मूव बाय मेकिंग सूडोपोडिया और फॉल्स फीट। सूडोपोडिया बनाएगा यानी फॉल्स फीट बनाएगा। जी गुरुजी, एकदम बनाएगा। दूसरी चीज है सिलिएटेड प्रोटोजोवन। नाम में आ रहा है सिलिया, नाम में आ रहा है सिलिया, तो क्या कह सकते हैं कि मूवमेंट यहां पे सिलिया की वजह से होगी। सिलिया इज प्रेजेंट, यस गुरुजी। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन, नाम में आ रहा है फ्लैजेला, तो क्या आप कह सकते हैं मूवमेंट के लिए यहां फ्लैजेला प्रेजेंट। नाम से ही पता लग गया गुरुजी, नाम में घुस गए, चमेली का तेल लगा के पता लग गया। एंड स्पोरोजोवन, नाम से ही पता लग गया। ऐसे प्रोटोजोवन जिनमें स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज है जो बीमारी कॉज करते हैं। स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज है। मैंने क्या कहा? स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज है, असली स्पोर नहीं है, भ्रमित नहीं होना है। असली स्पोर कहां थे गुरुजी? स्लाइम मोल्ड में थे। स्पोर भी देखने को मिल रहे थे,
टिप पे बन रहे थे, फ्रूटिंग बॉडी की टिप पे, और असली स्पोर वॉल भी देखने को मिल रही थी। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज है, रियल स्पोर्स आर एब्सेंट, ऐसा कह सकते हो आप, क्योंकि एनसीईआरटी खिलवाड़ करेगी आपके साथ, सवाल ऐसा बीच से निकालेगी कि कंफ्यूज हो जाओगे, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज, कोई पूछ ले कि क्या असली स्पोर या स्पोर वॉल यहां पाई जाती है, नहीं, ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल है, एनिमल में वॉल का कोई चक्कर है ही नहीं, इसीलिए यहां असली स्पोर नहीं पाए जाते, रियल स्पोर एब्सेंट है। क्या इतनी बातें सभी भाइयों को समझ में आई, बता दो ना, इतनी बातें सभी शेरों को समझ में आ गई हैं, एक बार बता दीजिए। ये 4 कैटेगरी हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ नाम नोट किए हैं और नाम से छोटी छोटी चीजें निकाल रहे हैं हम लोग, अभी तो मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया है ये टॉपिक। मैं सिर्फ आपको वो बातें बता रहा हूं जो मैं कल बता चुका था, या मैं वो बातें बता रहा हूं जो आप नाम से डिकोड कर सकते हैं, मैंने कुछ सिखाया नहीं है। क्या मैंने कल ही बता दिया था कि प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव एंड जोआ का मतलब होता है एनिमल, यानी ये बहुत ही लोअर लेवल के एनिमल लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, बिल्कुल बता दिया था सर, इसलिए एनिमल की तरह बिहेव करेंगे, इनमें भी सेल वॉल नहीं होगी, एंड ये भी हेट्रोट्रॉफिक होंगे, खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे, गुरुजी आपने ये भी बता दिया था। फिर मैं कह रहा हूं कि इनकी 4 अलग अलग कैटेगरीज हैं, अमीबॉइड जिसमें अमीबा आएगा तो ये अमीबा की तरह इरेगुलर शेप के होंगे, सूडोपोडिया बनाएंगे, सिलिएटेड में सिलिया प्रेजेंट होगा, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, स्पोरोजोवन में स्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, स्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, असली स्पोर नहीं। घुमा के सवाल दे दूं तो सर मत पकड़ लेना। गुरुजी बात समझ में आ गई है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इस प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो एक कोरा पन्ना ले लो मेरे भाई, लैंडस्केप फॉर्मेट में, जैसा हमारा बोर्ड होता है सेम उसी फॉर्मेट में एक कोरा पन्ना ले लीजिए, और उस कोरे पन्ने पे हम क्या करेंगे, हम यहां पर बनाएंगे बढ़िया शानदार नोट्स, और हम यहां पर 4 कैटेगरीज के बारे में लिखेंगे एक एक करके। सबसे पहले आपका अमीबॉइड प्रोटोजोवन, अमीबॉइड प्रोटोजोवन, ठीक है। दूसरा आप कह देंगे यहां पर फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन, या सिलिएटेड पहले लिख सकते हो, जैसा आपका मन है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन, फिर सिलिएटेड प्रोटोजोवन, एंड देन आपका स्पोरोजोवन। करेक्ट, करेक्ट। सबसे पहले क्या हुआ, अमीबॉइड प्रोटोजोवन आया, आ गया गुरुजी। दूसरा फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन आया, आ गया गुरुजी। तीसरा सिलिएटेड प्रोटोजोवन आया, आ गया गुरुजी। एंड चौथा आपका स्पोरोजोवन आया, आ गया गुरुजी। चारों कैटेगरी के नाम लिख लिए हैं सर हमने, इनकी डिटेल्स बता दो ना फटाफट, जिससे हम आगे बढ़ सके। अभी बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो हम नाम से ही निकाल चुके हैं, तो कोई टेंशन है नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो। अमीबॉइड प्रोटोजोवन जो है, दे मूव बाय मेकिंग सूडोपोडिया, दे मूव बाय मेकिंग सूडोपोडिया, फॉल्स फीट बनाएंगे अमीबा की तरह। यस गुरुजी एकदम सही बात है, इससे बढ़िया बात हमने आज तक सुनी ही नहीं है। पूरे समाज को एक गहरा संदेश है कि अमीबॉइड, नाम में ही अमीबा का साउंड आ रहा है, तो ये सूडोपोडिया बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे गुरुजी। सेल वॉल इनमें है नहीं, फ्लेक्सिबल होंगे तो सूडोपोडिया बनाएंगे। सर बात समझ में आ गई, करेक्ट। ये जो आपका यहां पर अमीबॉइड प्रोटोजोवन है, इसकी एक खास बात क्या है, इसकी एक खास बात यह है कि ये हर जगह पाया जा सकता है, हर जगह। जैसा हमने साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा था, भाई लैंड पे भी पाया जाएगा, तो ये मॉइस्ट सॉइल में यानी गीली मिट्टी पे पाया जाता है, मिट्टी तो लैंड ही हो गया। एंड पानी में भी पाया जाता है, साफ पानी में भी, खारे पानी में भी। तो इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी प्रेजेंट इन मॉइस्ट सॉइल, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, खारे पानी में भी। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आज आपको इस स्लाइड में बता सकता हूं, जहां इतनी कंफ्यूजन होती है बालकों को कि अगर मैं एक क्वेश्चन फ्रेम करके लेके आऊं, मैं 50% बच्चों को अभी अटका दूं, कितने ही धुरंधर हो आराम से फंसा दूं उस सवाल में।
ये जो आपका मैराइन वाटर वाला है, ये जो आपका मैराइन वाटर वाला अमीबॉइड प्रोटोजोवन है, मैराइन वाटर वाला, इट कंटेन्स सिलिका शेल्स। सिलिका शेल्स। तो बताओ सिलिका शेल्स हमें किस किस की सेल मेम्ब्रेन पे देखने को मिला अभी तक? सिलिका शेल्स हमें किस किस की सेल मेम्ब्रेन पे देखने को मिला अभी तक? फटाफट बताइए। क्या हमने नाम कहीं और भी सुना हुआ है कि किसी और की सेल मेम्ब्रेन पे भी सिलिका शेल पाया जा रहा हो? यस। क्या कहीं और भी हमने नाम सुना हुआ है किसी और भी ऑर्गेनिज्म की मेम्ब्रेन पे सिलिका शेल पाए जा रहे थे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ये जो डाई एटम्स का हुजूम आ गया ना, एक बार अपने बाल नोच लो भाई फटाफट। क्या वहां सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सिलिका शेल पाए जा रहे थे या सेल वॉल के ऊपर सिलिका की डिपॉजिशन थी? सवाल सुना करो गौर से। पीछे 5 बार रिपीट किया है मैंने सवाल, 20 सेकंड पीछे जाओ, दोबारा सुनो। मैं बार बार बोल रहा हूं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सिलिका शेल, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सिलिका शेल, ना कि सेल वॉल के ऊपर सिलिका की डिपॉजिशन। दोनों स्टेटमेंट्स ही अलग हैं, तो क्या आंसर अलग हो जाएगा? आंसर अलग हो जाएगा सर। अर्थात अगर कोई पूछे कि सिलिका के शेल किस चीज की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जा रहे हैं, पूरे एनसीईआरटी में, समस्त एनसीईआरटी में आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा, अमीबॉइड प्रोटोजोवन पे, और वो भी कौन से वालों पे? खारे पानी वालों पे। तो इट कंटेन्स सिलिका शेल ऑन इट्स मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल वॉल तो यहां पर होती ही नहीं है, तो क्या मेम्ब्रेन पे होंगे सिलिका शेल? बिल्कुल होंगे सर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अभी भी क्राइजोफाइट लिखे पड़े हैं सब कोई? यस। सवाल सुनना बहुत जरूरी है, एग्जामिनर फंसाएगा, इतनी सी जगह फंसा देगा, एक शब्द पे घुमा देगा पूरा का पूरा क्वेश्चन और फंस जाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिकोड एनसीईआरटी। यस। तो सिलिका शेल्स कहां पाए जाएंगे? मेम्ब्रेन पे पाए जाएंगे, सिर्फ यूग्लिनॉइड की। बाकी डायटम्स में तो सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन हुई थी। यस। अब ये जो है अमीबॉइड प्रोटोजोवन, ये आपके फ्रेश पानी, मैराइन पानी और मॉइस्ट सॉइल पे देखने को मिल सकते हैं। मैराइन वाले जो उनमें सिलिका के शेल देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल इनके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे अमीबा। अब अमीबॉइड में अमीबा क्या याद करना पड़ेगा भाई? नहीं गुरुजी, अमीबा या एंटमीबा याद करना पड़ेगा भाई। अमीबॉइड के नाम में ही अमीबा है, एंट अमीबा है, याद थोड़ी करना पड़ेगा? नहीं याद करना पड़ेगा सर। और ये जो एंटमीबा है, ये क्या कॉज करता है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ोगे, इट कॉज अमीबिक डाइसेंट्री। अमीबिक डाइसेंट्री, है ना? ठीक है। स्टूल जो आता है ना, पॉटी जो आती है, उसमें आपका ब्लड आने लगता है, एब्डोमिनल पेन होने लगती है, क्रैम्स होने लगते हैं बहुत खतरनाक से। तो ये अमीबिक डाइसेंट्री कौन कॉज करता है? आपका एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉज करता है। ये आपका अमीबा, अमीबा नाम ही अमीबॉइड में आ रहा है, तो क्या कुछ याद करने की, अलग से बुद्धि लगाने की जरूरत है? नहीं गुरुजी, हमें कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। हम नाम पे खेलेंगे, सीधा सीधा बात खत्म कर देंगे। यस, यस गुरुजी, बात समझ में आ जाएगी। इसमें तो कोई ताबड़तोड़ चीज हमने करी नहीं है, बहुत जनरल लेवल की बात है, बहुत बेसिक लेवल की बात है। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी, इतनी बातें हमें समझ में आ गई, बस इतनी ही चीजें थी, दैट्स इट। अर्थात आपका जो अमीबिक प्रोटोजोवन है, उसमें एग्जांपल अमीबा, एंटमीबा, अमीबिक से ही सीधा नाम आ गया। और अमीबा जो है वो तो सूडोपोडिया बनाएगा, पहले ही पता है। एक पॉइंट याद करना था कि ये फ्रेश पानी, खारे पानी और आपका मॉइस्ट सॉइल में देखने को मिल सकते हैं। मैराइन वाले में, खारे पानी वाली में, खारे पानी वाले में जो आपका है सिलिका शेल देखने को मिल जाएगी मेम्ब्रेन के ऊपर। गुरुजी बात समझ में आ गई, है ना? ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आइए, अलग अलग चीजों को ना जोड़ें जबरदस्ती, खामखा का काफिया ना मिलाएं यहां पर, है ना? देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस। अभी तुम्हें पता भी नहीं है तुम क्या बोल रहे हो, खुद ही खुद लगे पड़े हैं जबरदस्ती, कह रहे हैं पाइल्स। भाई अच्छा हुआ तुम पीरियड्स भी बोल देते तो मैं तुम्हारा क्या उखाड़ लेता। दोनों बीमारियों में कोई समानता ही नहीं है, ऐसे ही लगे पड़े हैं जबरदस्ती, कुछ भी। थम जाओ भाई, सब डिफरेंट होती हैं बहुत सारी चीजें, कुछ भी मत बोलने लगा करो, धुरंधर बनेंगे जबरदस्ती। रुको, थमो। मोहल्ले में किसी ने डॉक्टर साहब कह दिया है, अभी खुश हुए पड़े हैं जबरदस्ती में ही। अरे एक सिम्टम बताया है, उसको पकड़ के बैठ गए हैं जबरदस्ती। ऐसा नहीं होता, डिटेल में जाना होता है। ठीक है, आओ
फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, यहां पर देखिए फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन में क्या पाया जाएगा, स्पेशल चीज क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा सर, एकदम होगा। ये जो है आपके फ्लैजिलेटेड, दे कैन बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक, यानी अकेले भी रह सकते हैं या फिर आपके पैरासिटिक भी हो सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में बीमारी भी कॉज कर सकते हैं। दे कैन बी फ्री लिविंग, फ्री लिविंग जो खुद रह लेता है, पैरासिटिक जिसको किसी और ऑर्गेनिज्म की, होस्ट ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ती है, फ्री लिविंग और पैरासिटिक। अब ये जो पैरासिटिक है, इसमें आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जांपल दे देगा और पूछ लेगा बताओ कौन सी कैटेगरी का है, बता दो ना। एग्जांपल कौन है यहां पर, कोई बताना चाहेगा, चैट सेक्शन भर डालो। इट इज ट्रिपैनोसोमा, नाम क्या है, ट्रिपैनोसोमा, पूरा नाम है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसी, जो कॉज करता है क्या, स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। यानी आपका स्लीप शेड्यूल जो है बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा, इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा कि बाद में आपको छोटी मोटी चीजों में भी कंफ्यूजन होने लगेगी, एंड अल्टीमेटली आपका नर्वस सिस्टम इतना ज्यादा हैम्पर हो जाएगा कि इससे डेथ भी हो सकती है, इट कैन बी अ फेटल डिजीज, हो सकता है इससे डेथ भी हो जाए, इतनी खतरनाक है। यस, इसीलिए मेरे भाई ये जो स्लीपिंग सिकनेस है कौन कॉज करता है, ट्रिपैनोसोमा, जो कि पैरासिटिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन है। हो सकता है कई फ्लैजिला वाले प्रोटोजोवन फ्री भी आपके घूम रहे हो, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, हमें सिर्फ ये एग्जांपल याद रखना है कि ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन है, ठीक है, ठीक है सर। अब अगर हम देखें अगली कैटेगरी के बारे में, अब अगर हम देखें थोड़ी अगली कैटेगरी के बारे में, तो अगली कैटेगरी हमारी सिलिएटेड प्रोटोजोवन। सिलिएटेड प्रोटोजोवन में क्या आ जाएगा, सिलिया आ जाएगा, आप कह सकते हैं सिलिया प्रेजेंट। और सिलिया की एक खास बात मैंने आपको तभी पढ़ा दी थी जब हम सेल की बात कर रहे थे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि फ्लैजिला अगर एक भी है तो क्या पूरे के पूरे सेल को मूव करा ले जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। लेकिन सिलिया जो है छोटे छोटे बाल लाइक स्ट्रक्चर हैं, तो हजारों सिलिया को क्या कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करना होता है, साथ साथ मूव करना होता है, नाव के चप्पुओं की तरह, जिससे वो चीजों को एकदम साथ मूव करा सके, बिल्कुल। अर्थात यहां पर ये जो सिलिया है ये थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स में होंगे, एंड दे विल मूव इन कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ बढ़ा करके मूव कर रहे होंगे, जिससे कि बढ़िया तरीके से ये किसी सेल को मूव करा सके या सराउंडिंग फ्लूइड को मूव करा सके। किसी ने लिखा भी है दे वर्क लाइक ओर्स, चप्पू की तरह ये मूव करते हैं, एकदम सही बात है। तो यहां पर क्या है, सिलिएटेड प्रोटोजोवन जो है, यहां पर सिलिया प्रेजेंट एंड थाउजेंड्स ऑफ सिलिया मूव इन कोऑर्डिनेशन, 100 हजारों सिलिया साथ साथ मूव कर रहे होते हैं, जिससे कि सेल की मूवमेंट करा सकें या सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट करा सकें। सबसे शानदार एग्जांपल कौन सा हो जाएगा, आपका पैरामीशियम, जो कि स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म है, चप्पल जैसी इसकी शक्ल है, ये स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म है, जिसको हमने क्या कह दिया, पैरामीशियम कह दिया। और पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो यहां पे 2 न्यूक्लियस भी हम लोग बना सकते हैं, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ये भी हमने बना दिए। अब यहां पर क्या है, एक कैविटी है ऐसी सी, करेक्ट। अब ये जो सिलिया है ये चारों ओर पाए जाएंगे और खूब सारे नंबर्स में पाए जाएंगे, मैं कह रहा हूं हजारों सिलिया पाए जाते हैं। तो ये जो पैरामीशियम है इसके अराउंड हजारों सिलिया पाए जाएंगे, बिल्कुल पाए जाएंगे गुरुजी, कई सारे सिलिया पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा इनका नंबर आपको देखने को मिलेगा। ये सिलिया कोऑर्डिनेशन में मूव करेंगे, बहुत तगड़े तरीके से मूव करेंगे, इस तरीके से मूव करेंगे कि ये पानी को पैरामीशियम के अंदर बुला लें, पानी को पैरामीशियम के अंदर बुला लें। जब आपका पानी आसपास जो पाया जा रहा है ये खाने समेत, खाना भी पानी में घुला हुआ होगा, ये आपका अंदर जाना चाहेगा सिलिया की मदद से, तो इस पाइप के थ्रू जाएगा। इस पाइप को हमने क्या कह दिया, इस पाइप को हमने कह दिया आपका इस सेल का फेरिंग्स। आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना पैरामीशियम, इसका फेरिंग्स यानी साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स, या कैविटी को हमने क्या कह दिया, गलेट कह दिया। जैसे हम खाना खाते हैं, मुंह में खाना डालते हैं तो कहां चला जाता है खाना, गले में चला जाता है, मुंह गला। तो यहां पर भी क्या है,
फेरिंग्स या गलेट, गले का साउंड आ रहा है, फेरिंग्स या गले का साउंड आ रहा है तो ये आपका साइटोफेरिंग्स या गलेट हो जाएगा। अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम रहता है, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, बट स्टिल हम लोगों ने देख लिया है तो अच्छी बात है। ये क्या है आपका सिलिया है, दैट मूव्स एक्टिवली, ये जोर जोर से मूव कर रहे होंगे, जोर लगा के मूव कर रहे होंगे तो एक्टिवली मूव करेंगे, यस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल होगी, तो आपका वाटर और फूड जो है इस पैरामीशियम के अंदर चला जाएगा, एकदम चला जाएगा सर, क्यों नहीं जाएगा, जाना ही पड़ेगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमीबॉइड अमीबॉइड जो है इसका क्या हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम किसका हो जाएगा, सिलिएटेड का, फ्लैजिलेटेड का ट्रिपैनोसोमा हो गया, तो पैरामीशियम करेक्ट। पैरामीशियम जो है कैसा ऑर्गेनिज्म हुआ, स्लीपर लाइक, चप्पल सी शक्ल का है, स्लीपर लाइक। एंड दूसरा इसका एग्जांपल हम हमेशा स्पेशल केस में लेते हैं, इट इज बाय न्यूक्लिएटेड, तो आपका एक से ज्यादा न्यूक्लियस यहां एक सेल के अंदर पाया जाता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ये भी हमने देखा, ठीक है ठीक है। चौथी जो कैटेगरी है इसके बारे में बात कर लेते हैं, चौथी कैटेगरी है स्पोरोजोवन। स्पोरोजोवन में क्या आ जाएगा, स्पोरोजोवन में आ जाएगा इट हैज स्पोर लाइक इंफेक्शियस स्टेज, इट हैज स्पोर लाइक इंफेक्शियस स्टेज। इंफेक्शियस स्टेज मतलब ऐसी स्टेज जो किसी ऑर्गेनिज्म में बीमारी कॉज कर रही हो, उसे स्पोर लाइक इंफेक्शियस स्टेज कहा जाता है। ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई, स्पोर लाइक इंफेक्शियस स्टेज इसे हमने कहा। सबसे खतरनाक स्पोरोजोवन जिसे हम जानते हैं वो कौन है, सबसे नोटोरियस, सबसे खतरनाक, मोस्ट नोटोरियस, जिसका ह्यूमन पॉपुलेशन पे भी अच्छा खासा इफेक्ट है, मोस्ट नोटोरियस, जिसका ह्यूमन पॉपुलेशन डिक्लाइन होने में भी अच्छा खासा इफेक्ट है, यानी कई लोगों को ये मार देता है, वो क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम दैट कॉजेज मलेरिया। हम क्या कहते हैं, मच्छर से होता है, नहीं भाई, मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम हमारे अंदर आता है, तब जाके मलेरिया के सिम्टम्स हमारे अंदर दिखना शुरू होते हैं। मच्छर खुद कॉज नहीं कर रहा है, वो तो एक वेक्टर है, वो तो बीमारी को लेकर के आ रहा है हमारे अंदर। तो अलग अलग प्रकार के प्लाज्मोडियम भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन आपका ये है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम क्या है, मैलिग्नेंट है, सबसे खतरनाक जानलेवा कौन सा है आपका, ये है मैलिग्नेंट, यानी सबसे डेडली है ना। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये चार होते हैं आपके यूजुअली, है ना। ओवेल जो है आपका लीस्ट कॉमन है, इनके बारे में ना भी पढ़ो तो भी चल जाएगा, ये दो याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये दो, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जिसके बारे में हम पढ़ते हैं सबसे कॉमन, और सबसे खतरनाक आपका प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम, ये सबसे ज्यादा हमें मारता है, हमारी पॉपुलेशन को क्या करता है, घटाता है। तो इट हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इसका ह्यूमन पॉपुलेशन पे, वो भी डिक्लाइन में। पॉपुलेशन बढ़ा थोड़ी देगा, बीमारी है, पॉपुलेशन कम ही करेगी, तो ह्यूमन पॉपुलेशन को कम करने का इसका काम होता है, यानी जानलेवा है। करेक्ट करेक्ट, इतना लिख लिया, एक बार हुई इन द चैट सेक्शन प्लीज। मैं फिर आपको पूरा का पूरा रिवाइज कराता हूं झटपट, मुश्किल से 1-1.5 मिनट के अंदर अंदर पूरा रिपीट कराता हूं एंड टू एंड, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन एनसीईआरटी रीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। नोटोरियस का मतलब जानलेवा, खतरनाक। सबसे नोटोरियस मतलब कई सारे स्पोरोजोवन हैं दुनिया में, लेकिन सबसे नोटोरियस जो है, इनमें से सबसे खतरनाक जो है, जानलेवा जो है, वो कौन सा है, आपका प्लाज्मोडियम, जो मलेरिया नाम की बीमारी कॉज करता है। ठीक है ठीक है, नोटोरियस के बगल में डेडली भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। करेक्ट करेक्ट, यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। अब देखो भैया, एक खाली स्लाइड ले लेता हूं और उसके ऊपर सारी बातें आपको बताना शुरू कर देता हूं। लिखना कुछ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी लिख चुके हैं। मैंने कहा कि दुनिया में जितने भी प्रोटोजोवन हैं, इनको मैं 4 कैटेगरी में तोड़ दे रहा हूं। सबसे पहली जो कैटेगरी है, इसका नाम है अमीबॉइड प्रोटोजोवन।
अगर नाम ही अमीबॉइड है तो इसके अंदर अमीबा का साउंड आ रहा है, तो सबसे पहला एग्जांपल हो जाएगा इसमें अमीबा, और दूसरा एंटमीबा जिसमें अगेन अमीबा का साउंड आ रहा है। सर बात समझ में आ गई। एंटमीबा अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है, यह बात हमें पहले से पता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पता थी तो अब पता लग जाएगी। अमीबॉइड जो है जिसमें अमीबा का साउंड आ रहा है तो ये अमीबा की तरह ही सूडोपोडिया बनाएगा, फॉल्स फीट बनाएगा, बिल्कुल ये इसकी खास पहचान है। और ये अलग अलग जगह पे पाया जाता है, जैसे कि गीली मिट्टी में, या फिर आपका मैराइन इलाकों में खारे पानी में, या फिर फ्रेश पानी में, साफ पानी में। जो मैराइन पानी वाले हैं खासकर इनके ऊपर क्या देखने को मिलेगी, सिलिका शेल। ये एक पॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अलग अलग जगह पर रह सकता है, उसमें से जो मैराइन वाले हैं उनमें सिलिका शेल देखने को मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने देखा सिलिएटेड प्रोटोजोवन। सिलिएटेड प्रोटोजोवन में सिलिया पाई जाएंगे और सिलिया का नंबर थाउजेंड्स में होना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं तो कई सारे हजारों सिलिया साथ पाए जाएंगे, कोऑर्डिनेटेड वे में मूव कर रहे होंगे। ये अगर पैरामीशियम है तो इसको अगर खाने की चीज चाहिए तो ये क्या करेगा, अपने सिलिया को ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा कि पानी इसकी तरफ आए, तो पानी में घुला हुआ खाना भी इसकी तरफ आ जाएगा। तो सिलिया की कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट कराता है, जिससे पानी और खाना इसके अंदर आ सके, इस साइटोफेरिंक्स में या इस गलेट में आ सके। एंड मेरे दोस्त यहां पे 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, तो आपका सिलिया जो है यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये सिलिएटेड प्रोटोजोवन का एग्जांपल क्या हो गया, पैरामीशियम। तीसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है आपकी फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन। फ्लैजेलेटेड में क्या पाया जाएगा, फ्लैजला पाया जाएगा, और फ्लैजला वाले ये जो है ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। खासकर पैरासिटिक जो है इसमें आ जाएगा आपका यहां पर ट्रिपेनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा। तो ट्रिपेनोसोमा फ्लैजेलेटेड का एग्जांपल है, इतना ही याद करना है। एंड चौथा है स्पोरोजोवन। गुरुजी वो मूव करता है सूडोपोडिया बना के, ये सिलिया से, ये फ्लैजला से, ये मूव नहीं करते हैं, ये बीमारी कॉज करते हैं। स्पोरोजोवन में स्पोर लाइक स्टेज होगी, असली स्पोर नहीं है, स्पोर लाइक स्टेज है जो बीमारी कॉज करेगी, जैसे मलेरिया कॉज करने वाला आपका प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स सबसे कॉमन, प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम आपका मैलिग्नेंट यानी खतरनाक टाइप का, सबसे जानलेवा टाइप का मलेरिया कॉज करता है। यानी अगर मुझे 4 पॉइंट बताने हो इस पूरे प्रोटोजोआ के जहां से सवाल बनेगा, आपका अमीबॉइड में एक ही सवाल बन सकता है कि ये लैंड पे पाया जाता है यानी मॉइस्ट सॉइल में, और साफ और खारे पानी में पाया जाता है। खारे पानी वाले अमीबॉइड प्रोटोजोवन के ऊपर सिलिका की शेल होंगी, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, सिलिएटेड में आपका जो पैरामीशियम है वो सिलिया को इस प्रकार से फड़फड़ाएगा कि पानी के साथ साथ खाना भी उसके अंदर आ सके, गलट के थ्रू, 1 पॉइंट ये। आपका ट्रिपेनोसोमा जो है ये आपका पैरासिटिक फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन है जो आपका स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा। एंड स्पोरोजोवन जो है ये स्पोर लाइक इंफेक्शियस स्टेज कैरी करते हैं, यानी कि बीमारी कॉज करेंगे, खतरनाक बीमारी कॉज करेंगे, जिसका नाम है मिस्टर मलेरिया। ये 4 पॉइंट में आपका पूरा का पूरा प्रोटोजोआ तहस नहस हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। इतनी बातें सारे शेरों को समझ में आई, तो क्या हम एनसीईआरटी की तरफ बढ़ सकते हैं और एनसीईआरटी की ताबड़तोड़ रीडिंग कर सकते हैं, हाँ या ना, बता दो ना। यस, क्या हम एनसीईआरटी की एक एक बात को समझ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए आराम से देखिए, एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। लैंग्वेज देखिए, जितने भी दुनिया के प्रोटोजोवन है, ऑल आई, जितने भी दुनिया के प्रोटोजोवन है, ऑल प्रोटोजोवंस दे आर हेट्रोट्रॉफिक, ये खाना नहीं बना सकते। या तो ये आपका प्रीडेटर यानी शिकार भी कर सकते हैं, पैरासाइट की तरह भी काम कर सकते हैं, गले सड़े मरे मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं अलग अलग टाइप से, पर खाना खुद का खुद नहीं बनाएंगे। ये प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल कहलाते हैं, इसीलिए इनका नाम प्रोटोजोआ रखा। ठीक है सर, 4 ग्रुप में तोड़ दिया। मेन बात यह है, पहला अमीबॉइड प्रोटोजोवन, नाम में अमीबा का साउंड आ रहा है, अमीबा का साउंड आ रहा है तो ये आपका सूडोपोडिया बनाएंगे, फॉल्स फीट बनाएंगे अमीबा की तरह, बिल्कुल। इसीलिए इनका एग्जाम्पल जो है ये भी क्या हो जाएगा, एंट अमीबा हो जाएगा, नाम में ही अमीबा का साउंड आ रहा है। मैंने कहा ये फ्रेश पानी में भी रहते हैं, खारे पानी में भी रहते हैं, और लैंड पे यानी गीली मिट्टी पे भी रहते हैं। एंड खासकर जो मैराइन वाले हैं इनमें आपके सिलिका के शेल पाए जाते हैं इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर। गुरुजी कोई बात नहीं छूटी, ठीक है। एंटमीबा डाइसेंट्री कॉज करता है, बीमारी कॉज करता है, सबको पता है। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन जो है ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या फिर पैरासिटिक भी हो सकते हैं। जैसे पैरासिटिक वाला जो है ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा। सिलिएटेड प्रोटोजोवन एक्वेटिक होते हैं, तभी पानी जो है पैरामीशियम अपनी तरफ लेकर के आ रहा था, और एक्टिवली मूव करते हैं इनके सिलिया, हजारों सिलिया इनमें एक्टिवली मूव करते हैं। तो इनमें एक कैविटी होती है जिसे गलट कहते हैं, ये आपका सेल सरफेस पे ओपन हो रही होती है, जैसे हमारे मुंह में एक छेद है, इसी प्रकार से यहां पर क्या है आपका पैरामीशियम में बकायदा
एक छेद तैयार किया गया था जहां से खाना अंदर जाएगा पानी समेत। करेक्ट। तो यहां पर गलट पाया जाता है। वाटर लेडन विद फूड, लेडन मतलब लोडेड विद फूड, क्योंकि फूड अलग से नहीं खा सकते, पानी को भी अंदर लेना पड़ेगा, तो पानी में ही फूड लोड होकर के आप तक पहुंच रहा है। लेडन विद फूड मतलब लोडेड विद फूड, स्टीयर्ड इनटू द गलेट, धक्का दिया जाता है उसे गलट में, यानी कि पानी को ऐसे बुलाया जा रहा है और अपने अंदर ले लिया जा रहा है, जैसे पैरामीशियम के अंदर हुआ। स्पोरोजोवन में क्या हुआ, स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज पाई जाती है, जिनमें से सबसे खतरनाक जो स्पोरोजोवन है ये है मिस्टर प्लाज्मोडियम, जिसे मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है। ये मलेरिया कॉज करता है और इसीलिए इसका स्टैगरिंग इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन पे, यानी ह्यूमन पॉपुलेशन पे इसका अच्छा खासा प्रभाव है पॉपुलेशन कम करने में। गुरुजी बात समझ में आ गई, चमक उठी है बात। हम सवालों का सिलसिला शुरू कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं गुरुजी, आराम से देखिए। सवाल संख्या 1 आपकी स्लाइड के ऊपर है, पढ़िए, मार्क कर दीजिए। 45 सेकंड का टाइम, क्योंकि बहुत इजी है, सीधा सीधा मार्क करना है, सीधा सीधा मार्क करना है मेरे शेर, आराम से देखिए। अमीबॉइड प्रोटोजोवन, अमीबॉइड प्रोटोजोवन नाम है अमीबॉइड, तो अमीबा सीधा सीधा आ जाएगा। ए का 2 हो गया, ए का 2 हो गया, ए का 2 एक में ही है, उत्तर ही मिल गया गुरुजी, पर कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। फ्लैजेलेटेड में आपका पैरासिटिक जो था ट्रिपेनोसोमा था। सिलिएटेड में आपका आ जाएगा पैरामीशियम, ठीक है। एंड स्पोरोजोन में आ जाएगा आपका बीमारी कॉज करने वाला प्लाज्मोडियम। तो बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 4 हो गया, बच्चा डी का 1, खुद ब खुद मैच हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा मिस्टर डी। आराम से मार्क कर देंगे, आराम से मार्क कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे गुरुजी। उत्तर क्या आ गया? मिस्टर डी आ गया, मिस्टर डॉक्टर बच्चन आ गया। यस यस, लगभग 94% लोगों ने फोड़ दिया है, कुच्चू पुच्चू फर्स्ट आए हैं, बहुत बढ़िया, और बबलू चाट वाला सेकंड आए हैं। ये सही पढ़ा रहा हूं ना भाई मैं दुनियादारी में, तुम बच्चे ही हो ना। आइए, फॉल्स फीट इज प्रेजेंट इन 10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड में पोल बंद कर दूंगा, क्योंकि पूछा गया है पीवाईक्यू में, इसीलिए मैं करा रहा हूं, अदरवाइज इस प्रकार के सवाल करने बनते नहीं है, पर सवाल हैं ही इतने आसान, तो क्या करें अब। यस, फॉल्स फीट इज प्रेजेंट इन पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, अमीबा या ट्रिपेनोसोमा। फॉल्स फीट कहां बनता है? अमीबा में बनता है। सूडोपोडिया कहां बनता है? अमीबा में बनता है। इसी की खास पहचान है, बचपन से हम लोग जान रहे हैं। उत्तर क्या होता है? मिस्टर सी, मिस्टर चाचा इज द राइट आंसर। 93% लोगों ने कर दिया है, बहुत शानदार। सवाल संख्या 5 के बारे में बताएं। गलट कहां देखने को मिला? पूरे के पूरे आज के डिस्कशन में गलट शब्द एक ही जगह आया, जो कि कहां आया? पैरामीशियम में। जब वो पानी अंदर ले रहा था पैरामीशियम सिलिया की मूवमेंट से, तो पानी कहां चला जा रहा था? गलट में चला जा रहा था। तो सिलिया की मदद से ले रहा था पैरामीशियम पानी अंदर, तो सिलिएटेड प्रोटोजोन में चला जाएगा। उत्तर हो जाएगा मिस्टर बी, मिस्टर भूरा बिकम द राइट आंसर। यहां होगा आपका सूडोपोडिया, फ्लैजेला, सिलिया, स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज, तो सिलिएटेड में था। यस गुरुजी, उत्तर हो जाएगा मिस्टर बी। बच्चा बच्चा इस चीज को याद कर सकता है। एक पार्सल आने वाला है, देखता हूं आया कि नहीं, बस पता लगा एंट्री ही नहीं मिली है ना। आइए, यस गुरुजी, उत्तर हो गया है मिस्टर बी। 85% लोगों ने कर दिया है। जरा सा सवाल घुमाते हैं, कोई बात नहीं। यहां देखो मेरे भाई, यहां देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के बीच से पॉइंट निकाल कर लेकर आया हूं, एंड दोनों पॉइंट आपके नोट्स में हैं, और होने नहीं भी चाहिए थे तो भी आप इसे कर पाते। क्यों? क्योंकि चीख चीख के एक कहानी सुनाई थी मैंने। सिलिएटेड प्रोटोजोवन में किसका एग्जांपल लिया था? पैरामीशियम का। ये टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक? गुरुजी, पानी के साथ साथ खाना अपने अंदर डाल रहा था, ये पानी में रह रहा है, तो क्या पक्का आपका एक्वाटिक है? पक्का एक्वाटिक है? हाँ गुरुजी, एक्वाटिक है। और हजारों सिलिया अगर साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो एक्टिवली मूव करेंगे, एक्टिवली मूव करेंगे, एक्टिवली मूव करेंगे गुरुजी। कोई फोकट में थोड़ी काम हो जाएगा। हाँ गुरुजी, मूवमेंट हो रही है, एक्टिव मूवमेंट हो रही है। पैसिव फ्लोटिंग तो वो करते हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, जैसे डायटम्स थे, धक्का मार के कोई कहीं भी ले गया, वहीं भाग रहे हैं अपना लहर के साथ साथ। अगर एक्टिव स्विमिंग करना चाहता हूं मैं, तो मेरे पास कुछ होना तो चाहिए, सिलिया, फ्लैजेला, कुछ तो होगा, तभी तो एक्टिवली मूव कर पाऊंगा। यस गुरुजी, इस बात की व्याख्या आपने कल भी की थी, आज भी कर दे रहे हो। यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक छोटी छुपी हुई पॉइंटर में से यह सवाल निकाला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग देखो 20-22% लोगों का गलत हो गया, और चिरकुट सा सवाल था। एक बार देख लेता हूं, शायद उन्हीं का। हेलो, यस यस प्लीज, I'll call you a bit later, मैम, I'm in class. All right. कोई और था यार। एक्चुअली मैं बताता हूं कि क्या आने वाला है, मैं इतना एक्साइटेड उतावला क्यों हूं। तो मैं जब चेन्नई गया था
फॉर माई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट, तो कुछ मेरे जो मोमेंटोज थे वो वहीं रह गए थे, क्योंकि मेरा बैग बहुत छोटा था, क्योंकि मैं क्लास लेके ही भागा था, यहीं से स्टूडियो से ही भागा था, शाम की मेरी फ्लाइट थी। तो मेरे भाई, ये तो बैंक से था, है ना, इनको लगता है बहुत अमीर आदमी है, तो मेरी मोमेंटो जो है वो आज आने वाले हैं, तो मैंने चेन्नई से कुरियर कराए हैं, तो आज वो आएंगे। तो इसीलिए आई एम सुप्रीमली एक्साइटेड, क्योंकि इन चीजों का देखो शौक तो रहता ही है भाई, है ना। ये तो कोई बंधन बैंक से थे, पता नहीं कौन सा बैंक है, आइडिया भी नहीं है, मेरा अकाउंट भी नहीं है उसमें, पर इनको पता लग गया होगा कि भाई के खाते में 1700 रुपया पड़ा है, जाके लूट लें, है ना। तो कुछ कुछ करते रहते हैं ये लोग भी। आ जाओ भैया, अगला सवाल थोड़ा धांसू लग रहा है, देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, 1 मिनट का टाइम दे दे रहा हूं मैं, ठीक है। यस, तो वो आने वाला है, तो एक बार दिखाएंगे भाई, आ जाएगा तो, है ना। तो आज शाम को घर जाएंगे तो होपफुली मिल जाएगा मुझे, जाएंगे तो मैंने बोल दिया था रिसेप्शन पे रखने के लिए, हमारे मतलब सोसाइटी के टावर के रिसेप्शन पे, देखते हैं, वरना फिर बाद में करना पड़ेगा कुछ कुछ, क्योंकि वापस चले जाते हैं यार, है ना, इन पे क्योंकि एड्रेस लिखा ही रहता है, तो रिट्रैक्ट करके वापस ले जाते हैं, फिर कौन दोबारा भाई चेन्नई जाए, चेन्नई से मंगाए, है ना, इसीलिए थोड़ा सा वो है। मम्मी पापा आज कहीं बाहर गए हुए हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज तो फिर मम्मी पापा ले चुके होते अभी तक। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन? फ्लैजिलेटेड के बारे में सत्य क्या है? मेंबर ऑफ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ आर फुल्ली पैरासिटिक। ओहो, ये गुरुजी पैरासिटिक या फ्री लिविंग दोनों हो सकते हैं, एनसीईआरटी की बात है, तो ये गंदी बात हो गई। दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला नहीं होगा तो और क्या होगा? दे कॉज स्लीपिंग सिकनेस, कैन कॉज स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। एंटमीबा बिलोंग टू फ्लैजिलेटेड, एंटमीबा नाम में अमीबा है तो अमीबॉइड में आएगा ना, दो ही बातें ठीक लग रही हैं। मिस्टर बी, मिस्टर भूरा बिकम्स द राइट आंसर। यस गुरुजी, मिस्टर बी बिकम्स द राइट आंसर। इजीली एलिमिनेट कर सकते थे, बहुत ताबड़तोड़ सवाल नहीं था, लेकिन हाँ ये वर्ड आपको फंसा सकता था अगर फंसने होते तो मुझे लग रहा है कि कई लोग करेंगे कि सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, ए और बी में फंसोगे, लेट्स चेक। सी में फंसे हैं जाके कि कितनी बातें करेक्ट है, 3 करेक्ट बता दी, अरे हाँ ये लगा होगा कि करेक्ट है, हाँ तो 3 होना चाहिए, मतलब बी और सी में फंसते, ठीक फंसे हो, यस, पर है ब्लंडर, क्योंकि फंसने लायक चीज थी नहीं, ठीक है। आ जाओ अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखें, शक्ल देख के पहचान लेंगे, बच्चा बच्चा पहचान लेगा। गुरुजी कल आपने इसके बारे में बताया था बहुत डिटेल में कि देखो अलग से इसकी शेप है, सेल वॉल यहां पर है नहीं, अंदर न्यूक्लियस बहुत है, यानी कि आपका सिनोसिटिक जैसी कंडीशन है। तो क्या ये फंगस जैसा स्ट्रक्चर हुआ? यस, और फंगस जैसा प्रोटिस्टा कौन सा था? स्लाइम मोल्ड। तो पहले वाला ये सी और डी लिखा हुआ है, तो सी क्या है? पक्का स्लाइम मोल्ड है, और ये पक्का पैरामीशियम है। स्लाइम मोल्ड एंड पैरामीशियम, है ना, स्लाइम मोल्ड एंड पैरामीशियम D1 में ही है। हमें यह तो पता है कि ये युग्लिना नहीं है, तो पहला स्लाइम मोल्ड यहां नीचे आ रहा है, पैरामीशियम बचा, वो हम मार्क कर जाएंगे। उत्तर क्या हो जाता है? डॉक्टर बच्चन हो जाता है, एकदम हो जाएगा गुरुजी, मिस्टर डी विल बिकम द राइट आंसर। इजीली इसको हम क्रैक करके आगे बढ़ सकते हैं, क्या आराम से बढ़ सकते हैं गुरुजी, इत्मीनान से बढ़ सकते हैं। देश का बच्चा बच्चा आगे बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल बढ़ सकता है सर, एकदम ताबड़तोड़ तरीके से आए बढ़ सकते हैं। ये युग्लिना ये कहां से आ गया भाई? युग्लिना में 2 फ्लैजिला थे, यहां कोई फ्लैजिला दिखाई दे रहा है? मैं कह रहा हूं चलो मेरे भाई, तुम एकदम दिखाई नहीं दिया, तुमको सिलिया नहीं दिख रहे हजारों, मैं मान सकता हूं नहीं दिख रहे होंगे भाई, इतनी बढ़िया क्लिप नहीं है ये कि इसमें आपको सिलिया दिख जाए, पर फ्लैजिला भी तो नहीं दिख रहे। अगर युग्लिना होता तो फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला तो दिखते ना, एक छोटा एक बड़ा, तो जाहिर सी बात है युग्लिना तो बिल्कुल नहीं है, ये गलत दिखाई दे रहा है ना। यहां पर आपको बकायदा 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं, सिलिया नहीं भी दिखाई दे रहे तो भी तो पैरामीशियम चप्पल जैसी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, देखो बद्दी बना दो यहां पे, आप दिखाई दी? हाँ गुरुजी बात तो सही, बताओ एकदम चप्पल जैसा नहीं। अगर मैं एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता, अभी देखो इसको आर्टिस्टिक बना देता हूं एकदम, महंगी चप्पल बनाएंगे इसको रीबूका की, ये बताओ एकदम शाही चप्पल नहीं लग रहा है? यस अरे गुरुजी अब लगा, एकदम 9 नंबर की चप्पल लग रहा है ना। हाँ सर बात तो ठीक है, इट इज स्लीपर लाइक ऑर्गेनिज्म, इसीलिए तो कहते हैं। शक्ल देखो एक बार, ऐसी थोड़ी बायोलॉजिस्ट ने कुछ भी नाम रख दिया है, कुछ और भी कह सकते थे इसको, जलेबी जैसा भी बोल सकते थे, चप्पल जैसा ही क्यों बोला? क्योंकि है चप्पल जैसा। तो देख के पहचानना सीखो भाई, डायग्राम बात करते हैं, बोलते हैं, किताबी ज्ञान उभर के दिमाग में घुसने लगता है, एक बार देखो तो, नजरिया तो डेवलप करोगे। गुरुजी करेंगे, गुरुजी करना पड़ेगा,
ठीक है, आओ, आदिवास की चप्पल है। मैं पहनता था बचपन में, तो क्या रहता था, अब समझ लो यार, पैसे वैसे उतने ज्यादा होते नहीं थे और ट्रेंड पूरा एकदम फॉलो करना है। अब कोई चप्पल मार्केट में अच्छी दिख गई तो हम उसमें जाते थे 100 रुपए में लूटनों में, जहां लिखा रहता था चप्पलें ही चप्पलें, जूते ही जूते। तो वहां जाके ऐसा कुछ 300 रुपए का जूता, 400 रुपए का जूता, क्योंकि अब जा रहे हैं कहीं कहीं स्कूल में इधर उधर, तो ठीक ठाक बन के भी जाना है, पर बजट की तंगी होती थी, तो वहां रीबॉक की जगह लिखा रहता था रीबूका, आदिबास, आबिबास, आबिदास, आदित्य दास। कुछ कुछ बना रहता था उस पे। तो वो दिन बहुत मस्त है ना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं अभी भी ब्रांडेड जूते चप्पल ऐसा नहीं पहनता मैं, बस अब कुछ भी पहनता हूं तो लोग समझते हैं ब्रांड ही है। आओ आओ भाई, अरे गुरुजी क्लिप कटेगी आपकी अब। आओ भैया, इतनी बात ठीक है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम किंगडम फंगस की डिस्कशन कर सकते हैं? यस, सुना होगा यार आपने, शायद मैंने बताया भी था, है ना। थोड़ा नई किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं तो बीच में गैप ले लेते हैं 5 मिनट का, है ना। जब मैं नया नया आया था तो मैं कभी भी बहुत महंगे जूते नहीं पहनता, बहुत महंगे जूते नहीं पहनता। आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ शूज बट आई डोंट वेयर बहुत कॉस्टली शू, है ना। तो मैं जब आया था तो लोगों को लगा भाई बढ़िया आदमी है, अच्छे जूते पहनता होगा, तो मैंने ले रखे थे जूते विच वर कॉपी ऑफ जॉर्डन एयर। तो सबको लगता था कि असली जूते हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं, इट इज योर वर्थ, नॉट द वर्थ ऑफ वट यू आर वेयरिंग। कुछ भी पहनोगे बढ़िया लगेगा भाई, एक टाइम के बाद सब समझेंगे कि हाँ असली है। इट्स योर वर्थ। अगर लोगों को पता है कि तुम्हारी औकात है पहनने की, नकली भी पहनोगे तो असली लगेगा। और लोगों को पता है ही शाही भिखारी, भिखारियों का सुपरिटेंडेंट, असली भी पहन के जाओ तो पता लगेगा कि भाई मांगा है किसी ने, या तो पापा ने दिलाया है ना, या फिर रो रो के नस काटने की धमकी देके पापा मम्मी से लेकर के आया है। कुछ तो सबको समझ में आ जाएगा कि इट्स नॉट यू, कुछ 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 तुमने जुगाड़ लगाया है, तो इट्स नॉट राइट, है ना। आ जाओ भाई, करेक्ट। किंगडम फंगस की डिस्कशन शुरू कर दें क्या? कर दो ना गुरुजी, किंगडम फंगस के चिथड़े उड़ा लेते हैं, आराम से आइए। किंगडम फंगस के बारे में कई सारी बातें जानते हैं गुरुजी, हम हर चीज के बारे में कुछ कुछ बातें तो जानते हैं, हम बुद्धिमान बहुत हैं। आओ भैया बुद्धिमता दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या यहां पर यूजुअली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे। ये जो किंगडम फंजाई है इट कंटेन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, हाँ के ना भाई। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा में थे, उसके अलावा दुनिया की बची हुई सारी की सारी किंगडम्स में क्या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आएंगे? बिल्कुल आएंगे गुरुजी। तो जो फंगस है इट कंटेन्स यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल। एंड क्या इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे? सर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा में, यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा में, या मल्टी सेलुलर होंगे एक्सेप्ट अ फ्यू जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईस्ट कहते हैं। सो दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, एक्सेप्ट ईस्ट जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, सैकरोमाइसिस है। एक्सेप्ट ईस्ट जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, सैकरोमाइसिस कह रहे हैं। ये आपका क्या है, यूनिसेलुलर है, ये आपका यूनिसेलुलर फंगस है। इसके अलावा आपके क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं फंगस। ये जो सैकरोमाइसिस है ये भैया गंगाधर है, यही शक्तिमान है, दोनों काम करता है। ये दिन में कहता है अपनी मम्मी पापा को घर पे कह के निकलता है कि मम्मी मम्मी मैं तो बेकरी में काम करता हूं, मैं तो ब्रेड बनाता हूं, मैं तो मेहनत की रोटी कमाता हूं, लोगों को भी रोटी खिलाता हूं, रोटी बना बना के बेकरी में काम करता हूं। इसे बेकर्स ईस्ट कहा जाता है, ऐसा ईस्ट जो बेकरी में काम आए ब्रेड बनाने के लिए। रात को जैसे ही मम्मी पापा सो जाते हैं उनकी नजरों से छुप छुपा कर पीछे जाके चला जाता है कच्ची दारू की भट्टी पे और शराब बनाने लगता है। ब्रिवरी इंडस्ट्री में काम करता है रात को ओवर टाइम के नाम पर। इसे ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। जो मम्मी पापा के आगे घर पे चुन्नू मुन्नू बनता है वो पीछे जाकर के मेरे भाई रात में शराब की भट्टी पर भंगड़ा पा रहा होता है। यही बेकर्स ईस्ट है, यही ब्रीवर्स ईस्ट है, दोनों सेम हैं मेरे भाई। यही ब्रेड बनाता है, यही शराब बनाता है। करेक्ट। सो एक्सेप्ट ईस्ट जो कि है सैकरोमाइसिस,
इट इज कॉल्ड बेकर्स ईस्ट, यही बेकर्स ईस्ट है जो कि क्या बनाएगा, मेक्स ब्रेड। एंड यही आपका ब्रीवर्स ईस्ट है जो क्या बनाएगा, अल्कोहल। यही क्या है, ब्रीवर्स ईस्ट है जो क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाएगा। करेक्ट, करेक्ट है गुरुजी। ये बातें तो हमें बचपन से पता है, सब देश का युवा ये बात जानता है। करेक्ट, हमें पता है कि यहां पर फंगस में मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आएंगे, सर हमें पता है, कोई इस बात को नकार नहीं सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सेल वॉल किस चीज की बनेगी, बच्चा बच्चा जानता है, बता दो ना। सेल वॉल किस चीज की बनेगी, काइटिन की बनेगी। काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड लिख लो, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कुछ भी लिखते हैं। मुझे बताइए क्या काइटिन खुद एक पॉलीसैकेराइड है? अपनी नॉलेज लगाइए, अगर आपको नॉलेज है तो। मैं ये नहीं कह रहा सबको पता होनी चाहिए, इतनी भी हल्की बात नहीं है। अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स की नॉलेज है तो मुझे बताइए क्या काइटिन खुद एक पॉलीसैकेराइड है? काइटिन किस चीज का पॉलीमर है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ, काइटिन किससे बनता है? इट इज अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोस अमीन। ग्लूकोस पे अमीन ग्रुप लगाया, आराम से नाम को तोड़ो, घुस जाओ नाम के अंदर। ग्लूकोस पे अमीन ग्रुप लगाया, एसिटाइल ग्रुप लगाया और उसका पॉलीमर बना दिया। ऐसी कई सारी यूनिट्स को साथ में जोड़ा, तो ग्लूकोस की कई यूनिट्स को साथ में जोड़ा, क्या ये पॉलीसैकेराइड नहीं होगा? होगा गुरुजी, होगा। अर्थात यहां पर ये जो काइटिन है, काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड एनसीईआरटी में बोल रखा है, एक ही बात है यार, काइटिन खुद भी तो उसी कैटेगरी में आता है, तो याद करने की जरूरत है नहीं, याद करने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप लॉजिक लगाओ, मैं क्या कह रहा हूं, बायोलॉजी इज ऑल अबाउट पुटिंग लॉजिक फॉरवर्ड। अगर आप चीजों को रटते नहीं हो बल्कि समझ लेते हो कि इसके पीछे साइंटिस्ट का क्या लॉजिक रहा होगा, तो आपको कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसी जगह मेहनत करनी पड़ती है जहां जरूरत है। हम लोग क्या करते हैं, हर चीज को याद करने की, क्रैम करने की कोशिश करते हैं, दैट्स व्हाई आवर ब्रेन गॉट बर्स्ट कि हाँ अब लगता है कि बहुत लोड है भाई हमारे ऊपर। एक्चुअल में होता नहीं है ना, ये तो आपका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो रखा है, ग्लूकोज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और उसका पॉलीमर बना दिया, तो मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड ही तो है सर। ठीक बात है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है सर, सेल वॉल की बात हो गई, हमें पता है यहां मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेल वॉल की बात हो गई, मुझे ये बात बता दो, मुझे ये बात बता दो, क्या ये जो आपके फंगस हैं, क्या ये जो आपके फंजाई हैं, क्या ये अपना खाना स्वयं बना सकते हैं? क्या ये स्वयं सेवी हैं? नहीं गुरुजी, खुद का खाना नहीं बना सकते। ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। कोई भी फंगस खुद का खाना खुद ना बना पाए, दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। एंड इफ दे आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, ये कैसे कैसे खाना जुटा सकते हैं खुद के लिए, बता दो ना गुरुजी, ये कैसे कैसे खाना जुटा सकते हैं? दे कैन बी saprophytic, they can be parasitic और they can be symbiotic। सिम्बायोटिक क्या है मैं अभी समझाऊंगा, आराम से देखिए। क्या ये दो शब्द हमारे सुने हुए हैं बहुत पहले से? बिल्कुल सुने हुए हैं सर। सेप्रोफिटिक मतलब फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, दैट इज ये क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करेंगे। करेंगे सर, करेंगे। क्या यही बात होती है सेप्रोफिटिक की? गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर। तो ये जो फंगस है इसका हिंदी शब्द क्या है? फफूंदी। क्या ये दुनिया की हर सड़ी गली मरी चीज पे ग्रो करेगा? बिल्कुल करेगा गुरुजी, बिल्कुल करेगा। यस, तो गली सड़ी मरी मैटर पे ग्रो करता है आपका सेप्रोफाइट? बिल्कुल ग्रो करता है सर, ये तो फफूंदी की पहचान है। एक रोटी रख दो यहां पे टेबल पे, 5 दिन छोड़ दो, अगर उस पर फंगस ना लग जाए तो। एक संतरा रख दो, संतरा के ऊपर फंगस ना लग जाए 3-4-5 दिन में, तो क्या फंगस आ जाएगा उसके ऊपर? बिल्कुल आ जाएगा सर, ये इसकी पहचान है। तो या तो एक गले सड़े मरे मैटर से एनर्जी ले लेंगे, या ये पैरासाइट के तौर पे काम करेंगे।
पैरासिटिक ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल में ये पैरासाइट के तौर पे बीमारी कॉज कर सकते हैं। जैसे आप में क्या बीमारी कॉज कर देंगे, एनिमल्स में क्या आता है, ह्यूमन आता है। अब ह्यूमन जो है उसमें आपकी दाद खाज खुजली हो जाती है, जिसमें एड आप देखते हो टीवी पे कि इट इज फंगल इन्फेक्शन बोला जाता है बकायदा। फंगल इन्फेक्शन से बचाए इच गार्ड लगाएं, रिंग गार्ड लगाएं। यस, गर्दन की यहां जो स्किन फोल्ड बनती है, जहां ये स्किन टकरा रही है आपस में, यहां नाक के जो ठुल्ले हैं, जहां ये स्किन आपस में टकरा रही है नाक और यहां पे, है ना, यहां उंगलियों के बीच में जहां स्किन टकरा रही है, अगर जहां पर स्किन टकरा रही है वहां पे फ्रिक्शन होगी सर। गर्मी पैदा होगी सर। पसीना आएगा, मॉइस्ट कंडीशन होगी सर। इन्हीं जगह पर फंगस ग्रो करता है, मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन में। अपने खाने को फंगस से बचाने के लिए फ्रिज में क्यों रखते हो, क्योंकि फ्रिज में तापमान ठंडा है, ठंडी जगह फंगस नहीं ग्रो करता, क्योंकि उसे ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट जो कंडीशन मिलती है वो कहां मिलती है, आपके मॉइस्ट इलाकों में एंड वार्म इलाकों में। जहां जहां स्किन आपस में टकरा रही है, वार्मनेस वार्मथ आएगी सर फ्रिक्शन से, एंड पसीना आएगा, चिपचिपापन आएगा, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर आएगा, फंगस के लिए बेस्ट जगह है। अब आप क्या करोगे, यहां पे खुजली करी, हाँ गुरुजी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, खुजली कर ली, यहां लगा लिया, तो यहां भी फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने तो पैथोजन को फैला दिया है। लेकिन शुरू कहां हुआ, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन पे, बाद में तो जहां फैलाओगे वहां फैल ही जाएगा। सबसे बेस्ट जगह क्या है, आपकी वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। तो यहां पर क्या हो जाता है, एनिमल्स में जैसे आप कहोगे, आपका क्या हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, फंगल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। करेक्ट है। दूसरा, प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट में भी क्या ये बीमारी कॉज कर सकते हैं, बिल्कुल कॉज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हो जाएगा आपका एल्ब्यूगो। किसको परेशान करता है, एल्ब्यूगो किसको परेशान करता है, मस्टर्ड प्लांट को। तो ये क्या करता है, इट इज पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड लीफ, मस्टर्ड में बीमारी कॉज करता है। दूसरा कौन हो गया, पक्सीनिया का पूरा नाम क्या है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकी, नाम से क्या निकल आए, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकी। अनाज पे करेगा ये अटैक, कौन से पे, ट्रिटिकी यानी ट्रिटिकम एस्टिवम पे, यानी वीट में रस्ट कॉज करेगा। तो इट कॉज रस्ट ऑन वीट। अच्छा मुझे बताओ इनका कलर क्या होगा, इन फंगस का कलर क्या होगा, बीमारी का कलर क्या होगा। पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकी वीट में बीमारी कॉज करता है। वीट के दाने कैसे हैं, लाइट कलर के हैं, सुनहरे हैं। सुनहरे दानों पे, आपके लाइट कलर के दानों पे क्या काले कलर की बीमारी होनी चाहिए, तभी दिखेगी। सफेद चीज पे, लाइट चीज पे काले कलर की बीमारी होगी तभी दिखेगी। तो रस्ट ऑन वीट, इस पे क्या हो जाएगी, आपकी ब्लैक रस्ट हो जाएगी। बीमारी ब्लैक कलर की, क्यों, क्योंकि वीट है सुनहरे कलर का, लाइट कलर का। और मस्टर्ड जो है, इसकी पत्ती पे कैसी बीमारी होगी, याद करने के लिए बता रहा हूं। मस्टर्ड के दाने कैसे होते हैं, सरसों के दाने कैसे होते हैं गुरुजी, छोटे छोटे गोल गोल काले काले होते हैं, डार्क ब्राउन या काले कलर के होते हैं। तो काले कलर की मस्टर्ड होती है, तो बीमारी किस कलर की होगी, व्हाइट कलर की। तो एल्ब्यूगो जब इसके पत्ते पे बैठा होता है तो कैसा दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है। काले पे व्हाइट कलर की बीमारी, लाइट कलर वाले पे काले कलर की बीमारी। सर सीधा याद हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। करेक्ट है सर। तो ये प्लांट में भी बीमारी कॉज कर सकते हैं, एनिमल में भी बीमारी कॉज कर सकते हैं, यानी प्लांट और एनिमल से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं, उनको परेशान करके गले सड़े मरे मैटर पे भी ग्रो कर सकते हैं। सिम्बायोटिक का क्या मतलब है, कहते हैं कि हम गला सड़ा खाते नहीं क्योंकि हमारा एक स्टैंडर्ड है, किसी को हम परेशान करते नहीं क्योंकि हमारा एक स्टैंडर्ड है। रूल बना रखे हैं इन्होंने, अपने विधान बना रखे हैं। जैसे गुंडों के कुछ रूल होते हैं ना, सारे दिन गुंडागर्दी करते रहेंगे जेब में कट्टा डाल के, है ना, सामने फिर कोई आ जाए। औरतों बच्चों महिलाओं पे बूढ़ों पे हम हाथ नहीं उठाते, उड़ के मुंह पे घुटना मारते हैं सीधा। तो उनके कुछ रूल होते हैं, उसूल हैं कि हाँ भाई हम ये करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। यहां पर कुछ फंगस ऐसे होते हैं आदर्शवादी, कहते हैं कूड़ा कचरा नहीं खाएंगे और किसी और में बीमारी भी नहीं फैलाएंगे, हम क्या करेंगे, अपनी रोटी कमाएंगे। तो ये सिम्बायोटिक बन जाते हैं।
ये कहते हैं किसी प्लांट को, किसी और ऑर्गेनिज्म को कि भाई हमसे काम करा लो, दिन भर दिहाड़ी कराओ हमसे और बदले में मुझे खाना दे देना, मैं अपना खाना कमाना चाहता हूं। आदर्शवादी फंगस, इसे हम सिम्बायोटिक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर सिम्बायोटिक की डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी जोर शोर से। पहले मैं आपको इतना रिवीजन करा देता हूं। क्या सच बताओ यार, सच बताओ, क्या इसमें मैंने आपको कुछ भी ऐसा बताया जो आपको पहले से नहीं पता था? ऑनेस्टली लेट्स चेक। जब हम आरएच विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बाकी सब में यूकैरियोटिक है, तो फंगस में भी यूकैरियोटिक हुए। आरएच विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाते टाइम ही मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई आपका जो किंगडम मोनेरा है उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, बाकी सब में मल्टीसेलुलर होंगे। यहां मोस्टली मल्टीसेलुलर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि एक्सेप्शन है ईस्ट, जो कि ब्रेड भी बनाता है बेकरी में एंड ब्रिवरी इंडस्ट्री में शराब भी बनाता है, तो इसे बेकर ईस्ट या ब्रिवर्स ईस्ट कहा। 12th में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ाते हैं, तो रिपीटेटिव पॉइंट है। सेल वॉल काइटिन की बनती है, सर देश का बच्चा बच्चा जानता है। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक है, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि ये सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करते हैं, एंड पैरासिटिक भी हो सकते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स में बीमारी भी कॉज कर सकते हैं, जैसे हम में दाद खाज खुजली एक जनरल पॉइंट है, टीवी पे ऐड देख लेना। और प्लांट में मेरे भाई ये दोनों पॉइंट आगे आएंगे। एल्ब्यूगो मस्टर्ड में बीमारी कॉज करता है सफेद कलर की, एंड पक्सिनिया आपका नाम ही है ट्रिटी की, तो ट्रिटिकम एस्टिवम यानी वीट में बीमारी कॉज करेगा ब्लैक कलर की, क्योंकि वीट सुनहरा होता है तो बीमारी ब्लैक कलर की, मस्टर्ड के दाने काले कलर के होते हैं तो बीमारी व्हाइट कलर की। सर याद हो गया, सर याद हो गया। दो नाम बस आपको याद करने पड़ेंगे, वो भी आगे आएंगे रिपीटेटिवली, तो खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे, कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि जब हम फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये नाम आएंगे एग्जांपल्स में, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। नैग वाला पॉइंट, ये जो काइटिन है ना, ये एक पॉलीमर है। जैसे आपका ग्लाइकोजन कैसे बना, मैं कह रहा हूं मेरी बॉडी में ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है, सर ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में स्टोर होता है। ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, हजारों ग्लूकोज जुड़ते गए, ग्लाइकोजन बन गया। प्लांट में ग्लूकोज कैसे स्टोर होता है, सर स्टार्च की फॉर्मेट में। ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, हजारों ग्लूकोज जुड़ गए, स्टार्च बन गया। काइटिन कैसे बना, नाग 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 नाग, नाग पंचमी बना दी पूरी। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का पॉलीमर है ये, तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन जोड़ते जाएं, काइटिन बनाएं। यस यस गुरुजी, ये बात यहीं पर समझाई गई, ये हमने कहा है। करेक्ट करेक्ट। अब एक पॉइंट हमारा छूट गया है क्योंकि यहां जगह बची ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को आगे ले चलेंगे सिम्बायोटिक वाले को, कि सिम्बायोटिक आपके फंगस किस प्रकार से काम करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट दिस। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि अब हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस के बारे में। अलग से एक पॉइंट डालें, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट क्लियरली। अच्छे से पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे। पहली जो एसोसिएशन है, इसका नाम हमने क्या बोला, देश का बच्चा बच्चा जानता है, नहीं जानता है तो आज जान जाएगा। पहली एसोसिएशन का नाम है मिस्टर लाइकन। क्या सबने सुना हुआ है इसके बारे में? एटलीस्ट सबने सुना तो होगा, अगर किसी को पता है नहीं पता है दैट्स अनदर थिंग, पर सबने सुना होगा कि लाइकन होता क्या है। लाइकन दो चीजों के जुड़ने से बना है, दो चीजों का एसोसिएशन है। किस किस चीज का एसोसिएशन है? एल्गी एंड फंगस का एसोसिएशन है, एल्गी एंड फंगस का एसोसिएशन। करेक्ट। अब एल्गी क्या है गुरुजी? एल्गी तो प्लांट होता है, सबसे लोअर लेवल का प्लांट है, देयरफॉर इसे हम क्या कहते हैं, फाइकोबायोंट। फाइकोबायोंट, P फॉर प्लांट, P फॉर फाइकोबायोंट। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये? प्लांट लाइक। एंड फंगस को हम क्या कहते हैं? माइकोबायोंट। माइकोबायोंट, क्योंकि माइको शब्द हमेशा दुनिया में कहीं भी सिर्फ फंगस के लिए इस्तेमाल होता है। फंगस की स्टडी को भी माइकोलॉजी कहा जाता है। तो ये दो चीजें यहां पाई जाती हैं, फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट। ना याद हो तो सीधा सीधा समझ लेना कि एल्गी प्लांट है तो उसको पी फॉर फाइकोबायोंट कहा जाएगा। सर बात समझ में आ गई। अब देखो भैया, फंगस कैसा होता है? फंगस ऐसा होता है पतले लंबे धागे जैसा, पतले लंबे धागे जैसा, ऐसे कई धागे हमने यहां पर बना ली। ये आपका फंगस है।
तो फंगस का क्या है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। फंगस का क्या है, सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। करेक्ट है, करेक्ट है, फंगस का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करेगा भैया, एडिशनल सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा, किसके लिए, एल्गी के लिए। एल्गी को कहेगा आइए पधारिए बैठिए, सोफा तैयार करेगा उसके लिए, शेल्टर तैयार करेगा, बैठने की जगह प्रदान करेगा। एंड एल्गी जो है बदले में क्या है, हरा भरा है, फोटोसिंथेटिक है, ये क्या करेगा, खाना बनाएगा। फंगस इसको बैठने की जगह दे रहा है और एल्गी क्या कर रहा है, खाना बना बना के फंगस को दे देगा। दोनों की मौज हो गई, दोनों की मौज हो गई गुरुजी, दोनों की मौज हो गई। ये क्या है आपका फंगस है, ये क्या है आपका फंगस है जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, जिसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। देयरफॉर ये क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, रहने की जगह देगा, बैठने की जगह देगा। इट विल प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी, एल्गी को शेल्टर देगा। देयरफॉर इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, हायर सरफेस एरिया है तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करेगा ज्यादा। करेक्ट सर, ये भी करेगा। तो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके दे रहा है एल्गी को, एंड मेरे भाई आपका बैठने की जगह दे रहा है एल्गी को। बदले में एल्गी क्या करेगा, बदले में एल्गी क्या करेगा, ये है आपका एल्गी, ये क्या करेगा, सिंस इट इज फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये प्लांट है, इट इज फोटोसिंथेटिक, देयरफॉर ये क्या करेगा, सिंस इट इज फोटोसिंथेटिक, देयरफॉर इट विल प्रोवाइड फूड टू फंगस, इट विल प्रोवाइड फूड टू फंगस। दोनों का काम चल गया। फंगस ने यहां पर अपनी रोटी कमाई है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई इसने कहा कि मैं एल्गी को कुछ चीजें ऑफर करूंगा जो मेरे पास हैं। मेरे पास हायर सरफेस एरिया है, मैं वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को दूंगा, मैं बैठने की जगह एल्गी को दूंगा, बदले में मैं अपनी रोटी कमा रहा हूं, एल्गी से मैं बदले में फूड ले लूंगा। ये साथ साथ रहने वाली जो एसोसिएशन है इसे हम क्या कहते हैं, लाइकन कहते हैं गुरुजी, एकदम लाइकन कहते हैं, एकदम लाइकन कहते हैं। और ये जो लाइकन है इसमें एक खास बात है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये पॉइंट आपका आगे आता है पर मैं आपको यहीं पर बता देता हूं। इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज। ये लाइकन कहां उगते हैं, कहीं भी उग जाते हैं क्या? क्या अपने आसपास आपको लाइकन दिखाई देता है? हो सकता है कुछ लोगों को दिखाई देता हो, मेरे इलाके में नहीं दिखाई देता भाई, मैं दिल्ली के आसपास रहता हूं, एनसीआर में रहता हूं, नहीं दिखाई देता लाइकन मुझे। लाइकन उगता है नॉन पॉल्यूटेड इलाकों में। कहीं जाओगे, मसूरी जाओगे, मनाली जाओगे, अलग अलग जगह पे जाओगे, पहाड़ी इलाकों में जाओगे, आपको पेड़ों के ऊपर, पेड़ों की टहनियों के ऊपर, तने के ऊपर एक पैच सा चिपका मिलेगा, एक येलो कलर का, व्हाइट कलर का, अलग अलग कलरफुल आपके लाइकन हो सकते हैं। वो जो पैच है दैट इज लाइकन, हर जगह नहीं देखने को मिलते। दे आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स। क्यों? क्योंकि पॉल्यूटेड जगह पे ये मिलेंगे ही नहीं। अगर किसी जगह लाइकन आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो इलाका साफ है, बाकी इलाकों से बेटर है। सो लाइकन जो है इट इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर। कैसे? सिंस it can't grow in polluted areas, it can't grow in polluted areas since it is sensitive to SO2, सल्फर डाइऑक्साइड से सेंसिटिव होता है, उसकी प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर पाता। और SO2 किससे निकलता है? वेहिकुलर पॉल्यूशन से निकलता है। एक ऐसा इलाका जहां खूब सारी गाड़ियां हैं, वहां आपका ज्यादा SO2 निकलेगा, तो वहां आपका लाइकन देखने को नहीं मिलता है। तो जहां आपका पॉल्यूशन नहीं है, पर्यावरण साफ है, दूषित नहीं है, वहां आपको देखने को मिलेगा लाइकन। सो इट इज अ वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। तो पॉइंट हम लोगों ने क्या क्या पढ़े कि फंगस खुद का खाना नहीं बना सकता, या तो सेप्रोफिटिक हो सकता है या पैरासिटिक हो सकता है, अपनी रोटी कमा भी ले। यहां पर एल्गी से रोटी ले रहा है, खाने पीने की चीज ले रहा है, कौन? आपका फंगस। बदले में दे रहा है हाई सरफेस एरिया, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए, एज वेल एज यहां पर प्रोवाइड कर दे रहा है क्या? शेल्टर एल्गी को। तो यहां पे एल्गी वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फाइकोबायोंट, यानी प्लांट वाला पार्ट। एंड जो बचा आपका ऑरेंज कलर का, इसे हम कहते हैं माइकोबायोंट। माइको वर्ड फंगस के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
और लाइकन एक अच्छा पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है, यानी कि ये पॉल्यूटेड एरिया में नहीं उगता है। गुरुजी देश का बच्चा बच्चा जानता है। अगर कोई असर्शन रीजन में पूछ ले क्यों नहीं उगता है पॉल्यूशन में, क्योंकि SO2 से ये सेंसिटिव होता है। SO2 दिखते ही ये जो है थोड़ा सा परेशान हो जाता है। करेक्ट, करेक्ट है सर। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। यस, लाइकन देखना है, लाइकन देख लो भाई, ये आपका लाइकन है। जरूरी नहीं हर लाइकन एक जैसा दिखे। दिस इज अ स्टैंडर्ड फोटो ऑफ अ लाइकन। ये एक पेड़ का तना है जिसके ऊपर लाइकन जो है आपका चिपका हुआ है। दिस इज अ लाइकन, अ ब्यूटीफुल लाइकन। अगर किसी ने नहीं देखा है कैसा होता है तो लगभग ऐसा ऐसा होता है। करेक्ट, करेक्ट है सर। बनाना नहीं है, सिर्फ देखने के लिए, एक विजुअल मेमोरी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है सर। तो दिस इज अबाउट लाइकन। ये तो पहली एसोसिएशन हो गई सर। दूसरे जो एसोसिएशन है इसके बारे में बता दीजिए, दूसरे एसोसिएशन के बारे में बता दीजिए। तो दूसरे एसोसिएशन को हम लोग क्या कह देते हैं? माइकोराइजा। दूसरे एसोसिएशन को हम क्या कह देते हैं? माइकोराइजा। सो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या हो गई दूसरी एसोसिएशन? माइकोराइजा। अगेन इसके नाम में घुस जाएंगे, खोपड़ी पे चमेली का तेल लगा के। माइको का मतलब अभी बताया था, माइको का मतलब अभी बताया था फंगस। तो यहां पे फंगस की एसोसिएशन हो जाती है किसके साथ? राइजा के साथ। राइजा मतलब रूट ऑफ हायर प्लांट, रूट से संबंधित शब्द है आपका राइजा। तो यहां पे फंगस की एसोसिएशन हो जाती है रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ, लाइक पाइनस के साथ। हायर प्लांट है ना भैया, जिम्नोस्पर्म है, कोई छोटा मोटा प्लांट थोड़ी है पाइनस। जैसे पाइनस की रूट के साथ जुड़ जाते हैं कौन? फंगस। क्या करते हैं जुड़ के? बता दो ना गुरुजी। अभी बता देते हैं, आराम से देखिए। मैं कह रहा हूं ये आपके पाइनस की रूट है, ये पाइनस की रूट है, करेक्ट। इस पाइनस की रूट के साथ एसोसिएट कौन हो गया है? मिस्टर फंगस एसोसिएट हो गया है। तो इस पाइनस की रूट को घेर डालेगा, घेर डालेगा गुरुजी, क्योंकि हमने बताया जो फंगस है ये तो बाल जैसा होता है, ये आपका घेर के बैठ जाएगा इस प्रकार से। ये आपका पाइनस की रूट है जिसको फंगस ने घेर लिया। जी गुरुजी, घेर लिया, और आपका इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लिया। करेक्ट, करेक्ट है सर, ये हमने देखा, हो गया सर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइकोराइजा। हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसमें दिस इज द रूट ऑफ पाइनस, दिस इज द रूट ऑफ पाइनस। ये पाइनस की रूट क्या करेगी बताओ भाई? पाइनस प्लांट है, प्लांट है, तो इसका मेन काम क्या होगा? फंगस को खाना देना। यस, इट विल प्रोवाइड फूड टू फंगस, इट विल प्रोवाइड फूड टू फंगस। करेक्ट है सर। प्लांट का काम हो गया फंगस को खाना देना। फंगस अपनी खाने की चीज के लिए लड़ाई कर रहा है। फंगस जो है वो खाना चाहता है तो प्लांट इसको खाना दे देगा। बट फंगस क्या क्या प्रोवाइड करेगा, दैट इज अनदर स्टोरी। इसके बारे में जान लेते हैं। दिस इज फंगस। फंगस क्या प्रोवाइड करेगा? पहली बात तो फंगस के आने से सरफेस एरिया बढ़ गया है, सरफेस एरिया बढ़ गया है रूट का। सरफेस एरिया बढ़ गया है तो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, वाटर एंड मिनरल की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, एकदम ज्यादा हो जाएगी सर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ज्यादा हो जाएगी, वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये जो रूट है फंगस ने एक तरीके से इसको कवर कर लिया है, लेमिनेट कर लिया है, तो कोई अगर पैथोजन, कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर प्लांट को हार्म करने आता वो इन्हीं जुल्फों में उलझ के रह जाएगा। बिल्कुल सर। तो क्या एक लेमिनेशन प्रोवाइड कर दी है? बिल्कुल सर, एक लेमिनेशन प्रोवाइड कर दी है। तो इट विल प्रोटेक्ट, इट विल प्रोटेक्ट प्लांट रूट फ्रॉम पैथोजन, प्लांट रूट फ्रॉम पैथोजन। करेक्ट, यस यस गुरुजी, पैथोजन से बचा लेगा प्लांट की रूट को। कई सारे काम कर रहा है, एकदम काम कर रहा है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई कैन टेल यू टुडे इन दिस स्पेसिफिक स्लाइड, वो पॉइंट ये है कि पाइनस का सीड
तब तक जर्मिनेट नहीं करता जब तक उसे इस बात की श्योरिटी ना हो जाए कि मेरे आसपास कोई फंगस है। समझ लो, अगर मैं पाइनस का सीड हूं, इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि पाइनस का सीड जो है ये आसपास फेवरेबल कंडीशन देखता है, अच्छा पानी होना चाहिए, अच्छी सॉइल होनी चाहिए, और ये अपने आसपास ये भी देखता है कि फंगस है या नहीं, क्योंकि अगर फंगस नहीं हुआ तो पाइनस अगर सीड अपना जर्मिनेट भी कर ले गया तो बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा, बहुत महान नहीं बन पाएगा, क्योंकि वाटर मिनरल बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, कोई आके बीमारी कॉज कर जाएगा घुस के। इसीलिए मेरे भाई इट ऑलवेज चेक्स कि इसके आसपास कोई फंगस है या नहीं। तो इट इज बेसिकली एन ऑब्लिगेट और कंपल्सरी रिलेशनशिप। इट इज अ कंपल्सरी रिलेशनशिप, यानी हमेशा ये जो आपका पाइनस है ये मेक श्योर करेगा, ये हमेशा इस बात को एनालाइज करेगा सबसे पहले कि मेरे आसपास फंगस है या नहीं, तभी वो अपने सीड को जर्मिनेट होने देगा, अदरवाइज नहीं। करेक्ट, करेक्ट सर। तो हमने क्या कहा, हमने यहां पे एक नोट बना लिया, हमने एक नोट बना लिया। नोट में हमने कहा पाइनस सीड चेक्स द प्रेजेंस ऑफ फंगस अराउंड इट बिफोर germinating. Since it can't grow well without fungus. Therefore, it is an obligate relationship. It is an obligate relationship. पाइनस के लिए एकदम कंपलसरी है कि वो फंगस का हाथ ना छोड़े, तभी वो ग्रो कर पाएगा, अदरवाइज बेचारे की बैंड बच जाएगी, बेचारे की बैंड फट जाएगी। ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। अर्थात मैंने आपको बताया कि फंगस 3 तरीके से अपना एनर्जी का जुगाड़ कर सकता है, या तो गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो करके सेप्रोफिटिक, या लोगों में बीमारी कॉज करके पैरासिटिक, या अपनी रोटी कमा सकता है। एल्गी के साथ रह के अपनी रोटी कमा रहा है लाइकन के फॉर्मेट में, तो ये पहले तरीके की एसोसिएशन हुई। अगर हायर प्लांट की रूट के साथ रह करके अपनी रोटी कमा रहा है तो ये दूसरे प्रकार की एसोसिएशन हुई, जिसे माइकोराइजा हमने कह दिया। गुरुजी दोनों बातें हमें समझ में आ गई हैं बढ़िया तरीके से। लाइकन टॉपिक हमारी एनसीईआरटी के एंड में दिया हुआ है, उसकी एक बार रीडिंग कर लेंगे हम लोग, तो ये टॉपिक हमारा डन है, तो इसे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यूजुअली वो वायरस, वायरॉइड और प्रायोन के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं हमेशा फंगस के साथ ही एसोसिएट करके पढ़ा देता हूं, जिससे कुछ टॉपिक्स हमारे पहले पूरे हो जाएं। यस यस गुरुजी, करेक्ट है, करेक्ट, बहुत शानदार, यस ठीक। आइए अब देखो मेरे भाई, क्या हमें फंगस के बारे में कुछ और बातें पता हैं? अगर मैं फंगस के बारे में कुछ और बातें पता लगाना चाहूं अपनी मर्जी से, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज से, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं तुम्हें कुछ बहुत भयंकर पढ़ाने वाला हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारी एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर ही लीपापोती कर रहा हूं बस यहां पे बैठ के। क्या मैंने कुछ ऐसा पढ़ा दिया है इस स्लाइड में जो कि आपको पहले से ना पता हो? नहीं गुरुजी, आप वैलिडेट करा चुके हो, 2 नाम हमें बस याद करने पड़े, अदरवाइज तो हमें सारी नॉलेज पहले से थी। गुरुजी सिमिलरली लाइकन, माइकोराइजा तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपने बस थोड़ा डिटेल में एज दे करके बता दिया है। क्या इसी प्रकार से और भी ऐसी कुछ बातें हैं जो हम पहले से जानते हैं अबाउट फंगस? चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। दुनिया की पहली एंटीबायोटिक जो है, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक जो है, ये कौन है गुरुजी? पेनिसिलिन। वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन बनाया? फंगस ही तो बनाया। वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक कहां से डराइव हुई मेरे शेर, बता दो ना। पेनिसिलिन कहां से डेराइव हुई? एंटीबायोटिक डेराइव्ड फ्रॉम, किससे निकाली? डेराइव्ड फ्रॉम अ मल्टी सेल्यूलर फंगस। यूनिसेल्यूलर तो बस ईस्ट है हमारे सिलेबस में। अ मल्टी सेल्यूलर फंगस पेनिसिलियम, पेनिसिलियम करेक्ट। पूरा नाम लिखना चाहो तो आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ोगे, अभी के लिए सिर्फ नोट कर लो अगर करना चाहो तो। पेनिसिलियम नोटेटम,
तो पेनिसिलिन भी यहां से देखने को मिली। हाँ सर ये बात भी हमें पता है क्योंकि ये तो जीके का सवाल है, ये तो बायोलॉजी का भी नहीं मानो, जनरल नॉलेज का मानो, तो ये भी हमें पता है। मैंने आपको एक और बात बताई, मैंने आपको एक और बात बताई थी बैक्टीरिया पढ़ाते टाइम कि बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह पाया जाता है। क्या फंगस भी कॉस्मोपॉलिटन है, अधिकतर जगह पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है सर। मैं कह रहा इस कमरे में मुझे अभी फंगस नहीं दिखाई दे रही, मैं यहां पे रोटी रख दूं और 5 दिन के लिए सड़ा दूं उसको, क्या उसके ऊपर फंगस दिखाई दे जाएगी? बिल्कुल दिखाई दे जाएगी, क्योंकि कॉलोनी बना लेगी, तब मुझे विजिबल होगी, है तो अभी भी विजिबल नहीं है। अर्थात गुरुजी ने यह कहा, अर्थात मैंने ये कहा फंगस आर ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन। क्या ये बात मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ाते टाइम ही बता दी थी? एकदम बता दी थी सर, ध्यान से सुना होगा तो पता होगा। बट फंगस इज कॉस्मोपॉलिटन, पर हर जगह ये पाया जा सकता है, पर फेवरेट जगह इसकी क्या है? बट दे ग्रो वेल इन, अभी बताया था याद हो तो, दे ग्रो वेल इन, कहां सबसे ज्यादा बढ़िया ग्रो कर पाते हैं? वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन, जहां हमारे हाथों में पसीना आ रखा होता है, मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी है, वार्मनेस है, स्किन टकरा रही है, वहीं फंगल इन्फेक्शन होता है ना। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन, मॉइस्ट को ह्यूमिड कह दो, ह्यूमिडिटी है, डैम्प कह दो यानी पानी है, गीला गीला है। यस गुरुजी, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन, यहां सबसे ज्यादा ग्रो करना पसंद करते हैं क्या फंगस? एकदम यहां पे ग्रो करना पसंद करते हैं फंगस। गुरुजी बात समझ में आ गई, बात चमक उठी है, देश का बच्चा जो है प्रफुल्लित हो गया है इस बात को सुन के। हाँ सर, और ये आपका वार्म और मॉइस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं, तभी तो हम अपने खाने को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रिज में रखते हैं। दैट्स वाई फूड इज केप्ट इन रेफ्रिजरेटर, केप्ट इन रेफ्रिजरेटर। क्यों भैया? क्योंकि रेफ्रिजरेटर में तापमान कम है, और तापमान अगर कम है तो फंगस तो ज्यादा ग्रो करना पसंद करता है आपका वार्म कंडीशन में, तो तापमान कम है तो ग्रो नहीं करेगा, खाना जो है कई दिन तक आपका सेफ रहेगा, बहुत लेट सड़ेगा। सर बात समझ में आ गई, बात चमक उठी, इतनी बातें हमने जान ली हैं, इतनी बातें हमने जान ली हैं सर। यस गुरुजी, इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? क्या मेरे भाई मैं आपको कुछ जनरल चीजें बता दूं? क्या मैं जनरल चीजें बता दूं? एक बार इतना लिख लिया है तो एक बार हुई इन द चैट सेक्शन प्लीज एक बार फटाफट बताओ। भाई मैंने कहा कि आपका फंगस जो है वो सबसे ज्यादा कहां ग्रो करता है? हर जगह पाया जाता है फंगस, सबसे ज्यादा ग्रो करता है आपका वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में, इसलिए आप अपने खाने को फ्रिज में रखते हो जिससे कि वो सड़े ना। क्यों? क्योंकि मेरे भाई फ्रिज में अगर खाना रख दिया तो वहां तो ठंडा तापमान है ना, फंगस तो ज्यादा बड़े हायर तापमान में ग्रो करना प्रेफर करता है। ठीक है सर, इतनी तो बात है। यस, अब देखो मैं आपको कुछ फंगस दिखाता हूं बेसिक लेवल के, पहले मैं आपको दिखाऊंगा फिर मैं आपको स्टडी कराऊंगा उनकी आराम से कि क्या क्या बातें आपको लिखनी है उनके बारे में। सम कॉमन फंगस इनके बारे में बताऊंगा। पहले इनकी शक्लें देख लेते हैं, फिर आपको छोड़ दूंगा बस, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, शक्लों से ही मजा आ जाएगा। थोड़ा देखोगे सीखोगे फंगस अपने आसपास कौन सी मिलती है, उसके बाद आपको छोड़ दूंगा एनसीईआरटी रीड करा के, टेंशन मत लीजिए। क्वेश्चन भी चाहे तो कल कर लेंगे, आराम से देखो, शक्लें देखो। ये आपकी संतरा है, सड़ी हुई संतरा है क्योंकि इसके ऊपर फफूंदी लगी हुई है गुरुजी। ये जो संतरा है जिसपे फफूंदी लग गई है, इसको हम क्या कह डालेंगे? ये कौन सी फंगस है, क्या कोई बताना चाहेगा? जो ऑरेंज को सड़ा दे, ऐसी फंगस को हम क्या कहते हैं? ऑरेंज रॉट कहते हैं। आसानी से घरों में देखने को मिल जाएगी, खूब मिल जाएगी भाई, एक संतरा लेके रख दो भाई 5-7 दिन के लिए, अपने आप पता लग जाएगी। क्या ऑरेंज रॉट एक कॉमन फंगस अपने आसपास मिलती है? बिल्कुल मिलती है। सिमिलरली ये ब्रेड है, ब्रेड को सड़ा देने वाली ब्रेड मोल्ड, फंगस के लिए एक और शब्द इस्तेमाल होता है ब्रेड मोल्ड, स्लाइम मोल्ड पढ़ाते टाइम बताया था। तो मेरे भाई ब्रेड मोल्ड ब्रेड को सड़ाएगी, फंगस जो ऑरेंज को सड़ा दे उसे ऑरेंज रॉट कहते हैं, फंगस जो आपके ब्रेड को सड़ा दे उसे ब्रेड मोल्ड कहते हैं।
ये जो हम बोलते हैं कि गुरुजी आज तो घर में मशरूम की सब्जी बनी है, वो मशरूम की सब्जी नहीं है, वो फफूंदी है। बोलो मम्मी मशरूम की फफूंदी बनी है, सब्जी वाली कैटेगरी में थोड़ी आती है, ये कोई वेजिटेबल थोड़ी है, इट इज अ फंगस। तो जाके मांग लेना कि भैया भैया फफूंदी दे दो, ये क्या है आपका अगैरिकस है, यानी मशरूम है, एडिबल है, खाया जाता है, घर पे बनाते हैं गुरुजी। ये भी कॉमन है, मार्केट में खूब मिलता है, बिल्कुल मिलता है गुरुजी, सबसे कॉमन है एडिबल मशरूम। करेक्ट करेक्ट। ये क्या है, इसे कहते हैं ब्रैकेट फंगस, इसे कहते हैं ब्रैकेट फंगस। सिर्फ देख लो, लिखना नहीं है। ब्रैकेट फंगस कैसा होता है, किसी पेड़ के तने पे, किसी लकड़ी के फट्टे पे, जैसे समझ लो पेड़ का तना है, इससे ऐसे निकल रहा है, परपेंडिकुलरली निकल रहा है आपका क्या, ब्रैकेट फंगस। जैसे मैं पेड़ का तना हूं तो ऐसे निकल रहा है, मैं पेड़ का तना हूं, ऐसे 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 निकली हुई है, डिस्क सी स्ट्रक्चर निकली हुई है, ऐसी ऐसे 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 ऐसे, दिस इज ब्रैकेट फंगस। ठीक है, ये क्या हो गया, ब्रैकेट फंगस हो गया सर। ये क्या है, मैंने बताया ही था कि आपका लाइकन है, एल्गी और फंगस का एसोसिएशन है, तो सिर्फ फंगस नहीं है, एल्गी भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपका लाइकन है। इट इज लाइकन पैच जो कि आपका लगा हुआ है पेड़ के तने के ऊपर। सर बात समझ में आ गई? ठीक है। ये क्या है गुरुजी, ये भी तो मशरूम है, लाल कलर का मशरूम है, वाओ पूकी मशरूम खा लेता हूं, नहीं खाना है, टोड स्टूल है। इसीलिए जिसका काम उसी को साझे, जिनको मशरूम्स की नॉलेज है वही मशरूम तोड़ करके लाएं तो बेहतर है। तुम कुछ भी तोड़ के ले आओगे मेरे भाई, और कुछ भी तोड़ के ले आओगे तो खाते खाते भगवान को प्यारे हो जाओगे पूकी बनने के चक्कर में। गुरुजी व्हाइट कलर का मशरूम मुझे अच्छा नहीं लगता, पिंक कलर का मशरूम होता तो बहुत दबा के खा लेती मैं। गुरुजी मेरा फेवरेट कलर है पिंक, है ना बहन, लेने के देने पड़ जाएंगे। टोड स्टूल जो है इट इज पॉइजनस, पॉइजनस। एग्जाम्पल नीट 2014 का सवाल है, अमेनिटा इज अ पॉइजनस टोड स्टूल। ये सारी बातें मैं लिखवा दूंगा, टेंशन मत लो, अभी सुन लो बस। पॉइजनस टोड स्टूल है, खाते ही सुत्ती बाबू, यस, टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं इसके अंदर, तो इसको खा नहीं सकते, इनएडिबल है। ठीक है, यहां देखो बॉल, गुद्दी तो छोटी रह गई, टांट ही टांट दिखाई दे रही है बस, ऊपर गोल है ना, गोल मटोल सा आपका क्या है, ऊपर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जैसे छतरी जैसा है, अम्ब्रेला लाइक है। यहां क्या हो गया है, एकदम गोल मटोल हो गया है, नीचे की टुंडी छोटी रह गई। इसे कहते हैं हम क्या, पफ बॉल। ऐसा लगता है कि आपका किसी ने बॉल ऊन का गोला बना दिया है, इट इज कॉल्ड एज पफ बॉल। और ये पफ बॉल भी सारे खाने के नहीं रहते, इसीलिए इसको कहते हैं मे बी पॉइजनस। पता लगा पफ बॉल खा लिए, गुरुजी बड़ा सुंदर मशरूम था, तोड़ के लाया हूं, है ना, मैगी में डालूंगा, मजा आ जाएगा। बहुत मजा आ गया भाई। अगले दिन अखबार में फोटो छपी हुई थी, मुंह से झाग निकले हुए थे भाई के, है ना, टेढ़ा पड़ा हुआ था भाई बाथरूम के बाहर, ऐसे पफ बॉल खा करके। ऐसा नहीं करना है ना, बताना है घर वालों को कि मम्मी मशरूम ले आइए हमारे लिए, माता जी ले आएंगी, खुद धनुर्धारी नहीं बनना है जबरदस्ती। जिस चीज की नॉलेज नो है उसमें हाथ ना दें, यस। अरे गुरुजी घातक होते जा रहे हो, दिन प्रतिदिन मरने मारने पे उतारू हो चुके हो एकदम, क्या करें दोस्त, तुम हो ही ऐसे। यस, आ जाओ। इतनी बात समझ में आ गई है सर, समझने का कुछ था ही नहीं। संतरा सड़ाने वाला फंगस, ब्रेड सड़ाने वाला फंगस, घर पे खाने वाला फंगस, पेड़ से निकला हुआ ब्रैकेट फंगस, लाइकन ना खाने वाला ना खाने वाला। एक एक छोटी छोटी बात इनके बारे में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे कुछ है नहीं पर लिख लेते हैं। सम कॉमन फंगस जैसे अगैरिकस या मशरूम क्या है, एडिबल है, एडिबल है। ठीक है, दूसरा आपका ब्रेड मोल्ड, ब्रेड सड़ाता है, ऑरेंज रॉट, ऑरेंज सड़ाता है, सबको पता है। पफ बॉल मे बी पॉइजनस, तो एकदम कॉन्फिडेंट होके खा नहीं सकते, करेक्ट। आपका फिर हो जाएगा टोड स्टूल, लाइक अमेनिटा, इस पे तो सवाल भी आया हुआ है, पॉइजनस होता है। ब्रैकेट फंगस की सिर्फ शक्ल दिखाई थी तो उसके बारे में नहीं याद करना है, सिर्फ कुछ शक्लें इसलिए दिखाई हैं जिससे कॉग्निटिव विजुअल मेमोरी में बैठ जाए चीजें कि हाँ हमने ऐसा कभी कुछ देखा था, गुरुजी ने बताया था, सुनाया था, और कुछ नहीं।
ठीक है, ठीक है गुरुजी, इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं, चमक चुकी हैं, बता दो ना, यहां तक सब कुछ ठीक है? यहां तक सब कुछ ठीक है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं शेर, बता दीजिए। मॉरल एंड ट्रफल आगे करा देंगे, है ना, वो भी कॉमन फंगस नहीं है ना। मॉरल ट्रफल किसका सुना हुआ है तुम्हारे में से? ये तो वो है जो आसपास दिख जाते हैं, ये तो वो हैं जो कि या तो आसपास दिख जाते हैं, बहुत कॉमन है, या तो सुना होगा या देखा होगा। इट इज दैट कॉमन। मॉरल एंड ट्रफल आगे पढ़ेंगे, एस्कोमाइसिटीज जब पढ़ाऊंगा तब, करेक्ट। जब क्लासिफिकेशन होगी तो बाकायदा कुछ और चीजों के बारे में आप जानकारी जुटा रहे होंगे। देखो मैंने बहुत ज्यादा लेयरिंग नहीं करी है, मैंने वही चीजें बताई हैं जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फंगस जो है एक यूनिक किंगडम है क्या? नई किंगडम है, बिल्कुल सबसे एंड में आई थी। पांचों किंगडम में से हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म यहां पाए जाते हैं। दे हैव ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। चाहो तो ये बात लिख सकते हो, बाकी जब मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा और पता लग जाएगा। क्या मॉर्फोलॉजी अलग अलग प्रकार की होती है? सर पेनिसिलियम मल्टी सेलुलर है, ईस्ट यूनिसेलुलर है, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर होंगे। हैबिटेट भाई अलग अलग जगह पर पाया जाता है, कोई पेड़ के तने पे पाई जा रहा है, कोई घास में मशरूम उग रही है, अलग अलग जगह पाए जा सकते हैं, कोई हमारे स्किन पे बैठा है पैरासिटिक है, तो अलग अलग जगह पाए जा सकते हैं। ये मैं लाइन लिखवा भी दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ब्रेड को सड़ाने वाला ब्रेड मोल्ड, ऑरेंज को सड़ाने वाला ऑरेंज रॉट, जो मशरूम हम लोग कॉमनली खाते हैं वो अगेरिकस, जो टोडस्टूल हमें नहीं खाने चाहिए जहरीले, ये भी तो फंगस है। अगर आप देखो तो व्हाइट कलर के स्पॉट आ जाते हैं मस्टर्ड के पत्ते पे, काले मस्टर्ड पे सफेद स्पॉट आ गए, ये पैरासिटिक फंगस की वजह से आते हैं। उस पैरासिटिक फंगस का नाम क्या बताया था? एल्ब्यूगो। अधिकतर आपके मल्टी सेलुलर होते हैं फंगस, पर यूनिसेलुलर भी होता है, जैसे कि ईस्ट जो कि ब्रेड और बियर बनाता है, क्योंकि यही बेकर ईस्ट है, यही ब्रीवर ईस्ट है। ये आपके डिजीज भी कॉज करते हैं अलग अलग प्लांट और एनिमल में, जैसे आपका रस्ट, ब्लैक कलर की रस्ट कॉज करते हैं गेहूं पे कौन? पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रेटी के नाम के फंगस। और ये एंटीबायोटिक यानी दवाई भी बनाते हैं, जैसे कि आपका पेनिसिलियम। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, यानी हर जगह पर देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे ये पाए जाते हैं, यानी वार्म और मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाएंगे। इसीलिए हम अपना खाना रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, जिससे उस पर फफूंदी ना लगे। सारी बातें कवर हो चुकी हैं बेसिक लेवल पे, करेक्ट। एक लाइन बस हमने देखी कि मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट इनकी डिफरेंट होती है, इसको मैं ऐड करा देता हूं और रेफरेंस दे देता हूं, है ना। आपने क्या लिखा? फंगस वेरी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अलग अलग प्रकार के फंगस क्या अलग अलग दिख सकते हैं? दिख सकते हैं। हालांकि मॉर्फोलॉजी में आप और भी पॉइंट पढ़ेंगे अभी कि इनके अंदर हाइफा कैसा होता है, सिनोसिटिक है, सेप्टेट है, ए सेप्टेट है, कैसा होता है। पर फिर भी अभी तक के पॉइंट से भी अगर मैं दिमाग लगाना चाहूं तो दिखने में क्या यूनिसेलुलर ईस्ट अलग होगा, गोल मटोल दिखेगा? क्या ईस्ट अलग दिखेगा? दिखेगा। एंड मल्टी सेल्यूलर पेनिसिलियम अलग दिखेगा? अलग दिखेगा सर, इससे तो अलग ही दिखेगा, कैसा भी दिखे ईस्ट से तो अलग ही दिखेगा ना। और सेल है, कुछ तो आएगा, कुछ तो बनेगा। हाँ सर अलग तो दिखेंगे, तो डाइवर्सिटी है तो सही। हैबिटेट में भी डाइवर्सिटी आ जाती है, क्योंकि ऑन ट्री स्टंप ये पाए जा सकते हैं, पेड़ के तने पे ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि आपका ब्रैकेट फंगस। ऑन ग्रास ग्रो कर रहे हैं या ऑन लैंड ग्रो कर रहे हैं, ऑन डेड मैटर ग्रो कर रहे हैं, गले सड़े मरे मैटर पे ग्रो कर रहे हैं, किसी पत्ती पे, कहीं और, है ना। ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं, जैसे मस्टर्ड पे, व्हीट पे, हमारी बॉडी पे ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं। तो चीजें तो हैं भाई, अलग अलग चीजें तो हैं, ये तो नकारी नहीं जा सकती। करेक्ट, करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है। यस, यस सर, इतने से भी हमने ये बात निकाल ली, कोई टेंशन है नहीं। लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। पहले और देख लेते हैं हमने क्या क्या सीख लिया है, क्या क्या पढ़ लिया है। लिखने का टाइम दे देंगे, डोंट वरी। हमने कहा ईस्ट को छोड़ करके, ईस्ट क्योंकि यूनिसेलुलर है ना, जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी फंगस फिलामेंटस होते हैं। चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में ही बताया था और अभी भी समझाएंगे, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर नहीं देखा है अभी आपके फंगस का। तो फंगस पतले लंबे धागे जैसे होते हैं, जैसा मैंने आपका लाइकन में और माइकोराइजा में बताया, तो ये फिलामेंटस होते हैं। पर ये पॉइंट आगे भी रिपीट होगा, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर देखा नहीं है, तो अभी हमने पढ़ा नहीं है हाइफे के बारे में, माइसीलियम के बारे में कि कैसे होते हैं, तो इनको छोड़ दो। सेल वॉल जो है आपकी फंगस की, ये काइटिन की या पॉलीसेकेराइड की बनेगी? बिल्कुल बनेगी।
मोस्ट फंगस जो है ये अपना खाना नहीं बना सकते, हेट्रोट्रॉफिक होंगे, तो या तो ये मेरे भाई ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे होंगे यानी सेप्रोफिटिक होंगे, या फिर ये प्लांट और एनिमल में बीमारी कॉज कर रहे होंगे, जैसे हमारे अंदर फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, एंड प्लांट में आपने मस्टर्ड का और बीट का एग्जांपल देखा। या ये मेरे भाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी दिखा सकते हैं एल्गी के साथ जैसे कि लाइकन के केस में, एंड रूट ऑफ हायर प्लांट के साथ जैसे कि माइकोराइजा के केस में। ये बात समझ में आ गई। अब पॉइंट बचता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है और रिप्रोडक्शन कैसा है, बस इतनी बात बचती है। तो फंगस की क्लासिफिकेशन की और फिर हम लोग रुख कर सकते हैं बहुत आसानी से। कितना छोटा पार्ट बचा है फंगस का, सोच के देखो। आज हमने किंगडम प्रोटिस्टा तो कंप्लीट की, लेकिन किंगडम फंगस के इंट्रोडक्शन का भी हमने ऑलमोस्ट 70% पार्ट कर लिया। 2 पॉइंट बचे हैं बस हमारे। पहला पॉइंट क्या बचा है? पहला पॉइंट कि फंगस का स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि उसमें हाइफा क्या होता है, माइसीलियम क्या होता है, एंड फिर उसमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है, सेक्सुअल क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या है, बस। एंड देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे एंड डिस्कशन कर रहे होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंगस की, बस खेल खत्म हो जाएगा। दैट्स इट, कुछ करने की जरूरत नहीं, इतने में ही खेला समाप्त हो जाएगा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है। बस बस छोड़ दिया भाई, छोड़ दिया। आइए इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, और उसके बाद लिख दीजिए सुत्ती बाबू इन द चैट सेक्शन, जिससे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें और फिर आपकी छुट्टी कर दें। बस अभी तक जितना पढ़ा है इसके क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, फिर छुट्टी कर देंगे आपकी। फिर हमारी सैटरडे को क्लास है ना। तो सबसे पहले तो आप नोट करें तब तक मेरी सारी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पीएस्ट रक्षाबंधन। तो मैं और मेरी दीदी कल बैठ के डिस्कशन भी कर रहे थे कि क्या किया जाए, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों के मैसेजेस आना स्टार्ट हो चुके हैं कि सर हम आपको विश करना चाहते थे, बट इट इज़ लाइक लिटरली नॉट पॉसिबल कि मैं हर किसी को इंडिविजुअली रिप्लाई कर पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, है ना। सबको ट्रैक कर पाना भी बहुत मुश्किल है। तो यही है कि बस मैंने अपनी बहन को, हम लोगों ने एक आइडिया लगाया कि एक राखी अलग से फ्रॉम जारविस समाज, जारविस बहनों की तरफ से मेरी बहन मुझे बांध देगी, एंड आई डेफिनेटली पोस्ट इट ऑन इंस्टाग्राम और ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स, जिससे कि आपका प्यार मेरी कलाई तक पहुंच सके एंड मेरी जो बेस्ट विशेष है वो आप तक पहुंच सके। तो इसको हम लोगों को थोड़ा वर्चुअली रखना पड़ेगा, लेकिन जब भी हमारी मुलाकात होगी वी विल डेफिनेटली शेयर द मोमेंट, लेकिन अभी के लिए हम लोगों को थोड़ा सा वर्चुअली ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये एक जुगाड़ मैंने लगाया है, यही हमने निकाला। क्योंकि पहले जब मैं थोड़ा सा ऐसे बहुत कम स्टूडेंट्स को पढ़ाता था ना, अभी देखो मास में हम पढ़ा रहे हैं, मैं शुरू से ही यूट्यूब पे फ्री में पढ़ाता था। तो पहले जब मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर थे, 10-20 हजार सब्सक्राइबर थे ना, तो मैंने एक बार क्या किया था, अपना एड्रेस डाल दिया था कि जो भी मेरी बहनें हैं, जो स्टार्टिंग से ही मैं स्टूडेंट्स को ऐसे ही ग्रीट करता था कि आप मेरे को राखी भेज देना। तो उस टाइम पर भी मेरे को 100 राखियां रिसीव हो गई थी। तो आई नीड टू कीप दैट वीडियो प्राइवेट, क्योंकि उसमें मेरा एड्रेस मैंने ऑब्वियसली रिवील कर दिया था। तो आज के दिन में मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो डली हुई है, तो उसको मेरे को प्राइवेट करना पड़ा कि अब एड्रेस अब आज के दिन में लीक नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं आपको एड्रेस बताऊंगा तो लाखों राखियां आ जाएंगी। यू लव मी सो मच एंड दिस इज व्हाट आई हैव अर्नड। तो अभी मैं वो वाला फंडा तो नहीं अपना सकता, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा गिफ्ट मांगो यार, कुछ जो मांगो, मैं संपूर्ण तुम्हारा हूं दोस्त, है ना। अब मैं छोटी मोटी चीजें, मटीरियलिस्टिक गिफ्ट में विश्वास नहीं रखता भाई। मैं तो बस तुम्हें प्रॉमिस कर सकता हूं, वादे कर सकता हूं भाई, तुम्हारे साथ खड़े रहने के। मुझे लगता है कि बातों से ज्यादा बेहतर है सहयोग, और सहयोग शुरू एक किसी बात से ही होता है। तो आज वो बात कर लेते हैं हम लोग, सहयोग आपको दिख जाएगा आने वाले वक्त में। और आप जो लिख रहे हैं नीचे एज अ गिफ्ट तुम लोग बहुत पागल हो यार, ये जो तुम लिख रहे हो, देखो मुझे पता नहीं, मैं बहुत बड़ा दावा ना कर बैठूं। इट्स 25th टुडे राइट। ठीक है भाई, तुम मुझे 10 से 15 दिन का टाइम दे दो। आज मैं अपनी सारी बहनों को एंड भाइयों को प्रॉमिस कर रहा हूं, ये जो आप चैट सेक्शन में लिख रहे हो, मसाला रिवील ना हो जाए, इसलिए सिर्फ अपने अंदर गुट में ही ये बातें रहें। ये जो आप लिख रहे हो इन द चैट सेक्शन, जो सबसे तेज चीज उड़ रही है, 15 दिन के अंदर अंदर आई विल गिव यू सम नोटिफिकेशन, प्रॉमिस। ठीक है, डन हो गया, कर देंगे। आप जैसे करेंगे वो मेरे को पता है, करने में मेरी हालत खराब हो जाएगी, पर अब जो है सो है। ठीक है, ये जो आप लिख रहे हो इसके ऊपर काम हो जाएगा। 15 दिन में वी विल डेफिनेटली स्टार्ट समथिंग,
है ना कुछ आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलेगी जिसमें आपको मजा आ जाए, स्वाद आ जाए। मैं खुद आकर के अपने लेक्चर में बता रहा हूँ, ठीक है। और कुछ अच्छा करेंगे भाई, इसीलिए मैं इतना टाइम ले रहा हूं, वरना मैं बोल देता, आज मैं बोलने को बोल देता, मैं अनाउंस कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, देखी जाएगी। मैं बोल देता कि हाँ भाई कुछ करेंगे, बट इफ आई एम मेकिंग समथिंग आई मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। मैं रैंडम कुछ भी नहीं बनाता, यूट्यूब पे भी मैं रैंडम कुछ भी नहीं बनाता कि मैं आया मैंने कुछ दे दिया, नहीं। इट शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, कि कोई किसी चीज को देखे तो उसके दिमाग में, जहन में रहें चीजें फॉर अ लॉन्गर टाइम, एंड उसकी प्रॉब्लम इस लेवल पे सॉल्व हो कि वो थैंकफुल रहे, हमेशा गरिया के ना जाए। तो वो काम मैं करता ही नहीं, तो इस पे मैं प्रॉमिस करता हूं, आई टेक दिस थिंग ऑन मी। तो सबके लिए, संपूर्ण जारवे समाज के लिए जो काम है, ये 2 काम लिख रहे हो आप, एक मैं अभी 15 दिन में इनिशिएट कर दूंगा, और दूसरा वाला जो आप लिख रहे हो उसमें टाइम लगेगा, बट आई प्रॉमिस दैट एज वेल। तो मेरी तरफ से दोनों प्रॉमिस ले लो, दोनों प्रॉमिस, ठीक है। एक में थोड़ा कम टाइम लगेगा, एक में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, बट आई स्टार्ट बोथ ऑफ द थिंग्स, और बहुत शानदार बनाऊंगा। और मैं बना रहा हूं तो भाई दम लगा के बनाऊंगा, एकदम रातों को जग जग के, लेकिन भाइयों के लिए कुछ ताबड़तोड़ चीज तैयार करेंगे, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन पे आ जाओ। आई होप आपने बातें लिख ली होंगी, ठीक है, ठीक है। कौन सा फंगस है जो यूनिसेलुलर है? कवि कहते हैं कि फंगस फिलामेंटस होते हैं, विद एक्सेप्शन ऑफ विच इज यूनिसेलुलर, यानी अधिकतर फंगस फिलामेंटस हैं, यूनिसेलुलर कौन है ये बताइए। करेक्ट, जो आप लिख रहे हो जाएगा, पक्का पक्का प्रॉमिस, भाई की तरफ से प्रॉमिस। यस यस, आई। तो उत्तर क्या हो जाएगा भैया? ईस्ट हो जाएगा। सैक्रोमाइसिस एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है, यूनिसेलुलर है। उत्तर मिस्टर सुत्ती हो जाएगा, 93% लोगों ने कर दिया है। अगला और भी आसान है, जल्दी जल्दी मार्क करके, क्योंकि आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हमने और वो भी पूरे नहीं पढ़े। हमने कहा फंगल सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, फंगल सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी है। काइटिन खुद में ही मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज की होती है आपकी प्लांट के अंदर। लिग्निन और सुबरिन आपको पढ़ाया जाएगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। यहां पर काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, मिस्टर बी बिकम्स द राइट आंसर। यस गुरुजी। आईफोन चाहिए मेरे पे, खुद नहीं है, मैं सैमसंग का फोन यूज कर रहा हूं भाई, वो पैरेट ग्रीन कलर का, तोतिया कलर का। तुमको मैं आईफोन दिला दूं, है ना? मैं खुद पे तो है नो तो मैं आईफोन में दिलाऊं कहां से? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू गिव यू एन आईफोन व्हेन आई पर्सनली डोंट हैव एन आईफोन फॉर माई सेल्फ? कैसे जीवन में इतना पगलाए हुए हो भाई, है ना? कुछ तो आधार होता है ना हर चीज का। 92% लोगों ने कर दिया है भाई। मजेदार सवाल है, आ जाओ देख लो भाई, जल्दी हो जाएगा। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही बातें बता दो ना। फंगस प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, हर जगह पाया जाता है, पर प्रेफरेंस क्या है? वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, गर्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, चाहे मॉइस्ट लिख दो चाहे डैम्प लिख दो, सही बात है सर, अच्छी बात है। टोडस्टूल बैक्टीरिया है, टोडस्टूल गुरुजी अमेनिटा वगैरह आपका फंगस में आते हैं, ये दिख रहे थे आपके मशरूम जैसे। ईस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, ईस्ट से ब्रेड एंड बियर दोनों बन सकते हैं, यही बेकर ईस्ट है, यही ब्रीवर ईस्ट है। फंगस आर क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म, नहीं भैया क्लोरोफिल नहीं है इनमें, वरना ये खुद का खाना खुद बना लेते। करेक्ट बातें कौन सी हो जाएंगी? एसी चला देंगे, एसी चला देंगे गुरुजी। उत्तर मिस्टर चाचा, वास्ते गुना हुई चाचा इज द राइट ऑप्शन। यस यस यस। चॉकलेट चलेगा, चॉकलेट दे सकते हैं मिलके, कोई दिक्कत नहीं है, चॉकलेट वॉकलेट तक रहो तुम, है ना? चॉकलेट तक ठीक है। ये जो एक बच्चे को तो अलग से पकड़ के धोऊंगा मैं निकालूंगा भाई कहां से है ये चैट सेक्शन में से। एक ने डिफेंडर लिख दिया, शर्म बेच करते तो गोलगप्पे खा गया भाई 10 के 6 इतने में ही बिक गई शर्म सारी की सारी। गुरुजी हम पे तो इतनी ही थी, 10 के 6 गोलगप्पे लगा लिए, पपड़ी एक्स्ट्रा दी, एक्स्ट्रा लज्जा की। बहुत बढ़िया मास्टर जी, टुक टुक में घूम रहे हैं, कुच्चू पुच्चू ने तो कहर ढा रखा भाई आज, वाह। ये सवाल कर नहीं पाओगे, ये सवाल कर नहीं पाओगे, ये सवाल कर नहीं पाओगे, ये सवाल नहीं कर पाओगे, ये सवाल नहीं कर पाओगे, ये सवाल नहीं कर पाओगे, बस इतना ही है। कुच्चू पुच्चू ने टॉप ना कर दिया हो लग रहा है। तनिष कुमार आर्या, दाल तड़का, SA का नाम बताइए, हेलिक्स क्रिस्टा, निम्रत कौर, आशीष, डॉक्टर भविष्य, मीत एंड प्रियंका आर इन टॉप रैंक्स। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी अच्छे से रक्षाबंधन मनाएं। यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई है। यस
यहां तक मेरे सारे भाइयों को क्लैरिटी आई? अगले कुछ लेक्चर्स रुला देंगे भाई तुम्हें अगर तुम अटेंटिव नहीं हो तो। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकल है। जैसे फंगस इज क्रिटिकली थ्योरेटिकल। अब जो क्लासिफिकेशन पढ़ोगे आई विल मेक इट सुप्रीमली इंटरेस्टिंग, मैं वादा कर रहा हूं। लेकिन भाई एंड तक रुकना पड़ेगा हर चीज में। याद ऐसा हो जाएगा, समझ में ऐसा आ जाएगा कि जिंदगी भर के लिए टिक जाएगा भेजे में। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक दिस ऑन मी। बट यू नीड टू कम टू द क्लासेस एट अ रेगुलर पेस, एकदम अच्छे तरीके से, तब काम चलेगा। ठीक है, आ जाओ भैया, इतनी बातें ठीक हैं। कक्षा का वक्त हो चुका है। फ्रेंडशिप चाहिए आपकी, फ्रेंडशिप तो है ही दोस्त, उसमें तो कुछ बोलना ही नहीं है, वो तो पहले ही हो चुकी थी डे 1 पे, है ना। दोस्ती का हाथ तो हम बढ़ा चुके हैं। अब तो तुम गले पड़ चुके हो, अब तुम्हें कोई कंफर्मेशन थोड़ी चाहिए इस चीज की। मेरे भाई बहुत कम चुनिंदा ऐसे बालक होंगे जिनको नहीं पता कि मैं उनका दोस्त हूं। तो अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम जान लो इस बात को, है ना, कि मैं आपका मित्र हैं, हूं, रहूंगे। यस यस। भाभी चाहिए गिफ्ट में। अरे भारी गिफ्ट मांग लिया यार, नहीं ये नहीं हो पाएगा, है ना, ये नहीं हो पाएगा दोस्त। और बताइए, चलो गाना कौन सा गुनगुनाए बता दो ना। बताओ दोस्त, कहाँ गला फाड़ा जाए, किस गाने की बैंड बजाई जाए आज, बता दीजिए। बताओ दोस्त, बताओ बताओ बताओ। क्यों मत पूछा करो बस, हर चीज का क्यों का जवाब नहीं है ना। हम्म। क्या गाया जाए दोस्त, तुम्हारी डिमांडें डेली डेली बढ़ती जा रही हैं। तुम्हें लग रहा है गुरुजी रैप गॉड गा दो, हाँ तुम्हारे इधर एमिनेम लगे हुए हैं, है ना। एक्स्ट्रा क्लास ले लो, हाँ ये आए ना पढ़ाकू बच्चे, एक्स्ट्रा क्लास देखो यार। अगर रक्षाबंधन वाले दिन इवनिंग में अगर इफ आई गेट सम टाइम आई कैन डेफिनेटली टेक एन एक्स्ट्रा क्लास। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कल और परसों भी ले सकते हैं शाम में, इफ यू आर कंफर्टेबल। आई एम फाइन विद इट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई। ठीक है, आ जाओ। नील गगन के दीवाने गा दो। बहुत भाई, बायोलॉजी समाज में तो चला हुआ गीत है। सब हम बायोलॉजी वालों ने गुट बना के इस गाने को बहुत बार बर्बाद किया है, और अच्छा भी गाया है ना। महिला समाज ने ठीक गाया है, आज हम करेंगे खराब। ठीक है, गा दो गुरुजी। हाँ ले लो भाई, ले लो यार, गा देंगे, है ना, कहीं डालना मत बस। हाँ। कि मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं, मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, के नाम मेरा जल की धारा, इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं, मैं हूँ खुद बेघर बेचारा। सुत्ती बाबू, लेट्स रश, आई कैच यू टुमारो। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू ऑल। तो इधर ही अप्रिसिएशन मिल रहा है, कहीं और डालना मत, बहुत मारूंगा गिरा गिरा के। ठीक है चलो यार, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। और गिफ्ट की बात हुई है, बहुत जल्दी वापसी करी जाएगी, लौट आ जाएगा। ठीक है चलो, शेर और चीतों को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।